नोएडा विशाल है, जो लाखों मील के क्षेत्र और लगभग 100 राज्यों पर शासन करता है। इन क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों को नोएडा में शामिल किया जाएगा। नोएडा के भीतर 60,000 बाहरी शिष्य और 30,000 आंतरिक शिष्य हैं। कुल 90,000 शिष्य, यह एक बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि नोएडा की भर्ती बहुत सख्त है, वे गैर प्रतिभाशाली लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं, न ही दृढ़ मन वाले लोगों को। यहाँ तक कि बाहरी शिष्य भी सावधानी से चुने गए प्रतिभाशाली लोग हैं। उदाहरण के लिए, मुस्तफ़ा और अन्य जो बाहरी संप्रदाय में शामिल हुए, उन्होंने गहन रक्तयुद्ध क्षेत्र के बपतिस्मा का अनुभव किया। बाहरी संप्रदाय में शामिल होने से पहले उन्हें माउंट वेंडिंग जैसे निषिद्ध संरचनाओं से भी गुजरना पड़ा। इससे ये स्पष्ट है कि नोएडा का शिष्य बनना कितना कठिन है। जो भी इसमें शामिल होने में सफल होता है, वह अपने क्षेत्र का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। फुफ फुफ। इस दिन मार्शल हॉल के भीतर प्रकाश की किरणें चमक रही थीं और हवा के टूटने की आवाज़ें रुक रुक कर गूंज रही थीं। पर्वत शिखर पर लोग उमड़ पड़े। लगभग 10,000 लोग एक विशाल प्रशिक्षण मैदान में एकत्रित हुए। ये सभी लोग चारों हॉलों से आए थे, जो दीक्षा समारोह देखने के लिए यहाँ आए थे। आमतौर पर ये लोग शायद ही कभी बाहर निकलते थे, क्योंकि आंतरिक संप्रदाय के भीतर भी प्रतिस्पर्धा भयंकर होती है और कई लोग एकांत में रहते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि उन सभी को खबर मिल चुकी थी, आज दीक्षा समारोह आयोजित किया जाएगा। वाह! शून्य में प्रकाश की किरणें गुजरी और कई युवा प्रतिभाएं मार्शल हॉल की ओर उड़ीं। आप सब मार्शल हॉल क्यों जा रहे हैं? पास से गुजर रहे एक आंतरिक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें नहीं पता? युवाओं का एक समूह रुक गया, सिर घुमाकर देखने लगा और बोला, आज मार्शल हॉल में दीक्षा समारोह होगा। दीक्षा समारोह? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, हमारे नोएडा में लगभग 1 लाख युवा शिष्य हैं और हर साल यहाँ प्रतिभाशाली लोगों को भेजा जाता है। ये तो बस एक दीक्षा समारोह है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इस बार इतने सारे लोग इसे देखने क्यों आ रहे हैं? नोएडा सैकड़ों राज्यों पर शासन करता है। ये राज्य अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को जन्म देते हैं तथा नोएडा को लगातार ताज़ा रक्त प्रदान करते हैं। नोएडा में कई उपयाजक भी हैं जो संप्रदाय में लाने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को खोजने में विशेषज्ञ हैं। यदि उन्हें कोई सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल जाए तो वे सभी पुरस्कृत होंगे। ये वह प्रणाली है जो नोएडा को बहुत समृद्ध बनाती है तथा जिसमें प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं होती। इसलिए कई लोग दीक्षा समारोहों से आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, क्योंकि आमतौर पर हर महीने कुछ न कुछ होते ही हैं। यह आपके सीमित ज्ञान को दर्शाता है। उस व्यक्ति के आश्चर्यचकित भाव देखकर भीड़ में से एक दुबला पतला युवक मुस्कुराया और बोला, ये दीक्षा समारोह सामान्य से अलग है। कहा जा रहा है कि संप्रदाय के गुरु और कई वरिष्ठ लोग स्वयं इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्या संप्रदाय के गुरु स्वयं अध्यक्षता करेंगे? ये सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर अंततः आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। ये ज्ञात होना चाहिए कि दीक्षा समारोह आमतौर पर वुफेंग के शीर्ष गुरु और कुछ उपयाजकों द्वारा संचालित होते हैं। जब तक कोई विश्वव्यापी विलक्षण प्रतिभा न हो, संप्रदाय गुरु और उन वरिष्ठों को एक साथ प्रकट होने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल असंभव है। ऐसे व्यक्ति नोएडा में सबसे शक्तिशाली होते हैं, उन्हें आसानी से कैसे संगठित किया जा सकता है? कई लोगों ने संप्रदाय में शामिल होने के बाद उच्च और शक्तिशाली संप्रदाय गुरु को देखा भी नहीं है। उनके लिए व्यक्तिगत रूप से दीक्षा समारोह की अध्यक्षता करना एक अद्वितीय सम्मान है, जिसे प्रत्येक शिष्य चाहता है। कौन शामिल हो रहा है जिससे संप्रदाय गुरु चिंतित हो जाएगा? ये व्यक्ति जिज्ञासा से भरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस बार गहन रक्त युद्ध क्षेत्र से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरा, जो 100 संप्रदायों का चैंपियन बन गया। वह हमारे नोएडा में शामिल हो गया और उसे सीधे मार्शल हॉल में प्रवेश दिया गया। यही कारण है कि संप्रदाय मास्टर व्यक्तिगत रूप से उसके लिए दीक्षा समारोह आयोजित करेगा ताकि इसकी गंभीरता दिखाई जा सके, दुबले पतले युवक ने कहा। क्या मार्शल हॉल में भर्ती हो गया? ये सुनकर युवक और भी हैरान हुआ। मार्शल हॉल के शिष्यों, वे स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीले हॉल से ऊपर हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह व्यक्ति असाधारण है। एक बार 7 प्रमुख संप्रदायों के उपयाजकों ने उस पर लालच किया था। सभी उसे अपने संप्रदायों में लाना चाहते थे, लेकिन अंत में उसे हमारे नोएडा ने स्वीकार कर लिया। दुबले पतले युवक ने कहा। यह व्यक्ति सुंदर था और उसका आभामंडल असाधारण था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह बहुत सी बातें जानता था। संप्रदाय गुरु को व्यक्तिगत रूप से अध्यक्षता करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसा व्यक्ति संभवतः हाल के वर्षों में नोएडा में वरिष्ठ भाई वू बुफान के साथ ही तुलनीय है। इस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, वह असाधारण होगा। चलो जल्दी से देखते हैं। वास्तव में यदि हम देर से पहुंचेंगे तो हम नज़दीक से नहीं देख पाएंगे। इसके साथ ही युवाओं का ये समूह प्रकाश की लकीरों में बदल गया और मार्शल हॉल की ओर उड़ चला। नोएडा में उनके जैसे अनगिनत लोग थे। लगभग सभी युवा जो एकांत में नहीं थे, समाचार सुनकर ये देखना चाहते थे कि वह युवक कैसा दिखता है। वे लोग जो संप्रदाय गुरु से व्यक्तिगत रूप से अपने दीक्षा समारोह की अध्यक्षता करवा सकते थे, फीनिक्स पंख और किलिन सीन की तरह दुर्लभ थे। वाह! इस क्षण शून्य में आकाश में प्रकाश की एक रेखा फैल गई।
जैसे ही वह मार्शल हॉल के पास पहुंचा, नवागंतुक की गति थोड़ी धीमी हो गई, जिससे उसका सुंदर चेहरा सामने आ गया। कितना जीवंत! रुद्र की आंखें चारों ओर घूम गईं, जिससे एक आश्चर्य भरी चमक प्रकट हुई। इस समय जब उसने ध्यान से देखा तो वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि लोग नोएडा की सभी दिशाओं से लगातार मार्शल हॉल की ओर उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर किसी का गंतव्य मार्शल हॉल था। इतने सारे लोग मार्शल हॉल की ओर क्यों उड़ रहे हैं? रुद्र ने आश्चर्य से पूछा। हे, इनमें से ज्यादातर लोगों को शायद पता होगा कि तुम मार्शल हॉल में शामिल हो रहे हो, इसलिए वे इस समारोह को देखने आए हैं। डीकन यांग मुस्कुराए, मानो उन्हें इसकी पहले से ही उम्मीद थी। दरअसल उन्होंने ही आज के हालात को देखते हुए रुद्र के मार्शल हॉल में शामिल होने की खबर फैलाई थी। मार्शल हॉल के शिष्य को सभी के ध्यान का केंद्र होना चाहिए। चूंकि रुद्र स्वर्गीय मार्शल मंडप में निवास कर रहा था, इसलिए उसे नोएडा के लोगों द्वारा और भी अधिक जाना जाना आवश्यक था। बेशक रुद्र इस बात से अनजान था। वह ये भी नहीं जानता था कि स्वर्गीय मार्शल मंडप में निवास करना क्या दर्शाता है। समारोह देखने के लिए, ये सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। क्या नोएडा के बड़े और छोटे भाई इतने उत्साहित हैं? उत्साही? डीकन यांग पहले तो चौंका, फिर हंसा। हे, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फिर दोनों आगे बढ़े और मार्शल हॉल की ओर उड़ चले। मार्शल हॉल नोएडा का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इस बार रुद्र मार्शल हॉल की ओर नहीं उड़ा। मार्शल हॉल के शिखर पर एक भव्य हॉल भी था। ये पैट्रिक मास्टर हॉल था। हॉल के अंदर एक भव्य विशाल प्रतिमा स्थापित थी। ये नोएडा के संस्थापक पूर्वज की दिव्य प्रतिमा थी। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने वाले किसी भी शिष्य को पहले पैतृक गुरु को प्रणाम करना होता है, तभी उसे वास्तव में दीक्षित माना जाता है। इस समय भव्य हॉल के बाहर कई नोएडा शिष्य पहले से ही एकत्र हो चुके थे। मुझे आश्चर्य है कि वह रुद्र कैसा दिखता है। किंवदंती है कि इस रुद्र ने एक युद्ध काया और एक ड्रैगन वंश काया को भी हराया। हालांकि वे लोग स्वर्गीय में नहीं हैं, वे भी अद्वितीय प्रतिभाशाली हैं, बहुत मजबूत हैं। हर कोई उत्सुक था, उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहा था, उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। रुद्र अभी तक नहीं आया था, लेकिन उसका नाम पहले ही नोएडा में फैल चुका था। कई लोगों ने इस उभरते सितारे पर विशेष ध्यान दिया, विशेषकर शीर्ष शिष्य, जो इस युवक के बारे में और भी अधिक उत्सुक थे। इस समय पैट्रिक मास्टर हॉल के अंदर संप्रदाय मास्टर रेन और 4 बुजुर्ग और 4 हॉल मास्टर पहले से ही एकत्र हुए थे। हॉल गंभीर और गरिमा में था और उनमें से कुछ लोग बिना बोले दिव्य प्रतिमा के सामने चुपचाप खड़े थे। रुद्र आ गया है। अचानक हॉल के बाहर से एक धीमी आवाज आई और संप्रदाय मास्टर रेन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। रुद्र आ गया है। हॉल के बाहर शोर मच गया। पूरे पर्वत शिखर पर घूमते बादल और धुंध उत्साहपूर्ण वातावरण से दूर हो गए। आकाश नीला था और इस समय शून्य में आकृतियां हिल रही थीं, जैसे ही रुद्र और डीकन यांग अंदर आए। क्या वह रुद्र है? वह इतना मजबूत नहीं लगता। केवल मूल संरचना क्षेत्र के 8वें चरण पर। वह 18 साल का होगा, है ना? जैसे ही रुद्र प्रकट हुआ, भीड़ से तरह तरह की आवाजें आने लगीं। इस समय हॉल के बाहर लगभग 20,000 लोग एकत्र हो गए थे। रुद्र की उपस्थिति ने माहौल को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। वहां बहुत से लोग थे और संदेह की भी बहुत सी आवाजें थीं, क्योंकि कई आंतरिक शिष्य पहले ही मूल संरचना क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंच चुके थे। इतना ही नहीं, उनमें से कई तो 17 साल के थे। ये तो साधारण आंतरिक शिष्य थे, सच्चे प्रतिभाशाली लोग तो और भी अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए रुद्र को देखकर कई लोग प्रभावित नहीं हुए। कुछ लोगों ने संदेह जताया, जबकि अन्य ने प्रशंसा की, क्योंकि बहुत से लोग जानते थे कि रुद्र एक बंजर भूमि से आया था, जिसमें स्वर्गीय की तुलना में कम खेती के संसाधन थे और इस स्तर तक पहुंचना पहले से ही बहुत कठिन था। हालांकि रुद्र को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह डीकन यांग के साथ कदम से कदम मिलाकर पैतृक गुरु भवन की ओर चल पड़ा। भव्य हॉल में प्रवेश करते समय वह थोड़ा रुके और संप्रदाय प्रमुख रेन और अन्य लोगों को प्रणाम किया। संप्रदाय प्रमुख रेन ने बस हाथ हिलाकर उसे एक तरफ प्रतीक्षा करने का संकेत दिया, क्योंकि कुछ अन्य लोगों का भी दीक्षा समारोह होगा। वे जय और अन्य लोग थे। रुद्र एक तरफ चला गया, उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी नज़र आगे की ओर टिकी थी। विशाल मूर्ति को देखकर उसका दिल धड़क उठा। यह एक बुजुर्ग की 7 मीटर ऊंची मूर्ति थी, जिसके बहुत लंबे बर्फ जैसे सफ़ेद बाल और दाढ़ी थी। ये नोएडा के पूर्वज गुरु थे। हालांकि वे एक बुजुर्ग थे, उनकी आंखें चमकदार और पैनी थीं, मानो आकाशगंगाओं को समेटे हुए हों। बस एक नज़र में और रुद्र को झटका लगा, क्योंकि उसने दावाकर्षण की आभा महसूस की। यद्यपि वह एक विशालकाय मूर्ति थी, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अद्वितीय शक्तिशाली विशेषज्ञ से मिल रहा हो। इस अनुभूति ने उसे विस्मय में डाल दिया। ये निश्चित रूप से एक अद्वितीय मजबूत विशेषज्ञ है। रुद्र का दिल हिल गया। इस समय जय और अन्य लोग एक के बाद एक पहुंचे। जब सभी लोग उपस्थित हो गए तो समारोह शुरू हुआ। शपथ लो, बड़े बुजुर्ग ने गंभीर भाव से कहा, उनकी आवाज गहरी थी।
सबसे पहले, शपथ। एक बार जब कोई संप्रदाय में प्रवेश कर जाता है तो वह हमेशा के लिए शिष्य बन जाता है और संप्रदाय के साथ ही जीता और मरता है। किसी भी संप्रदाय में प्रवेश करने पर यह शपथ लेना आवश्यक था। रुद्र और अन्य लोगों ने दिव्य प्रतिमा की ओर देखा और शपथ ली। यद्यपि यह एक शपथ थी, किंतु दिव्य प्रतिमा के प्रभाव से सभी के हृदय कांप उठे। ऐसा लगता था कि वे सच्चे दिल से चाहते थे कि वे संप्रदाय के साथ जिएं और मरें। भीड़ की आवाजें बंद हो गईं और समारोह की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ नेता ने थोड़ा सा सिर हिलाया। अच्छा, अब प्रणाम समारोह करो। फिर बड़े बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, पहले पैतृक गुरु को प्रणाम करो, फिर संप्रदाय गुरु को, फिर स्वर्ग और पृथ्वी को। इस दुनिया में हर कोई मार्शल आर्ट का सम्मान करता था। पहला प्रणाम पूर्वजों के गुरु को किया जाता था ताकि शिक्षकों और दाव के प्रति सम्मान प्रकट किया जा सके और पूर्वजों द्वारा छोड़े गए खजानों के लिए उनका धन्यवाद किया जा सके। समारोह पूरा हो गया। अंत में महापुरुष ने एक कीमती बोतल उठाए और सभी पर पवित्र जल छिड़का। इस प्रकार समारोह पूरा हो गया। संप्रदाय गुरु, कृपया पहचान चिन्ह प्रदान करें। महापुरुष की आवाज़ धीमी और जानबूझकर खींची हुई थी, जो सभी दिशाओं में गूंज रही थी। इस समय पूरा स्थल शांत था, हर कोई अपनी सांस रोके हुए था, क्योंकि यह सबसे पवित्र क्षण था। संप्रदाय प्रमुख रेन बाहर आए और उनके बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति जेड की एक ट्रे लिए हुए था। जेड ट्रे पर एक कमर टोकन था। संप्रदाय के गुरु रेन ने कमर का एक टोकन लिया, उसे अपनी उंगली से हल्के से छुआ, उस पर रनस उकेरे और एक नाम छोड़ दिया। पार्थ, स्वर्गीय मार्शल हॉल में एक आंतरिक शिष्य के रूप में प्रवेश करो। थोड़ी ही देर में पार्थ का नाम खुदा हुआ था। जय, पृथ्वी मार्शल हॉल में प्रवेश करो। ... उन सभी को कमर टोकन दिए गए। बाहर खड़े लोग ईर्ष्या से ये दृश्य देख रहे थे। संप्रदाय के गुरु स्वयं उनकी कमर पर निशानियां गढ़ रहे हैं। कई लोग बहुत उत्साहित दिख रहे थे, ऐसा व्यवहार देखने को दुर्लभ था। ये लोग तो बस सहायक पात्र हैं, असली केंद्र तो रुद्र है। कुछ लोग ये भी बोले, ये जानते हुए कि ये लोग तो बस रुद्र की महिमा का आनंद ले रहे थे, वरना संप्रदाय गुरु कभी भी उनके लिए कमर के चिन्ह नहीं गढ़ते। वे बस एक पल के लिए भाग्यशाली थे। स्टॉप्ड। पार्थ, जय, महिर, नायर और अन्य सभी को उनके कमर टोकन प्राप्त हुए। यद्यपि ये केवल एक कमर चिन्ह था, लेकिन बाहर की आवाजें सुनकर हर कोई जानता था कि संप्रदाय के गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया कमर चिन्ह प्राप्त करना एक अद्वितीय सम्मान था, ऐसा सम्मान जो शायद ही 10,000 आंतरिक शिष्यों में से कुछ को ही प्राप्त होता है। एक क्षण के लिए सभी लोग घबरा गए, उनका खून खौल उठा। एक विद्वान अपने विश्वास पात्र के लिए मर सकता था। जय और अन्य लोग तो मार्शल संप्रदाय को अपना घर मानते थे। इन कुछ लोगों को उनके कमर टोकन प्राप्त होने के बाद केवल रुद्र ही बिना नक्काशीदार कमर टोकन के हॉल में रह गया। एक जेड प्लेट प्रस्तुत की गई, जिस पर एक जेड टोकन रखा हुआ था। संप्रदाय मास्टर रेन ने कमर का टोकन लिया। उसकी आंखों में एक मुस्कान दिखाई दी जब उसने रुद्र को देखा। इस सौम्य मुस्कान ने हॉल के बाहर खड़े किसानों को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा लगता है कि यह संप्रदाय गुरु सचमुच रुद्र का पक्षधर है। क्या उसे सचमुच मार्शल हॉल में सीधे प्रवेश दिया जा सकता है? कई लोगों को शक हुआ और वे रुद्र की पहचान का अंदाजा लगाने लगे। इस समय लगभग सभी साधक भव्य हॉल के अंदर संप्रदाय मास्टर रेन को गौर से देख रहे थे। क्योंकि हॉल का प्रवेश द्वार बहुत चौड़ा था, जिससे उनका दृश्य सीमित हो गया, कई लोग आगे की ओर भागने लगे, जिससे हंगामा मच गया। स्विश स्विश। संप्रदाय गुरु रेन ने जेड पेंडेंट उठाया, फिर हल्के से अपनी उंगली थपथपाई और प्राण ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जो ब्रश की तरह घूम रहा था और जेड पेंडेंट पर कई मजबूत और शक्तिशाली अक्षर छोड़ गया। लेखन लगभग एक ही बार में, सिर्फ 2 सांसों में पूरा हो गया। अक्षर जेड पेंडेंट में इस तरह से प्रवेश करते हैं जैसे कि उन्हें सावधानीपूर्वक उकेरा गया हो तथा वे उसमें सहजता से घुल मिल गए हों। जब अक्षर पूरे हो गए तो संप्रदाय मास्टर रेन ने अपनी उंगली वापस ले ली। इस समय उसके बगल में बैठे महान बुजुर्ग की गहरी आवाज भी गूंज उठी। रुद्र, मार्शल हॉल में प्रवेश करो और स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार संभालो। गहरी आवाज सभी दिशाओं में गूंज उठी, सभी के कानों तक पहुंच गई। सबसे पहले सभी ने, जैसा अपेक्षित था, की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, क्योंकि कई लोगों को खबर मिल गई थी कि रुद्र को मार्शल हॉल में प्रवेश करना था और वे विशेष रूप से समारोह देखने के लिए आए थे। हालांकि थोड़ी देर रुकने के बाद सभी को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी हॉल के बाहर लहरों की तरह शोर मच गया। क्या मैंने गलत सुना? इस रुद्र को न केवल मार्शल हॉल में प्रवेश दिया गया है, बल्कि वह स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार भी संभालेगा। किसानों के एक समूह के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे जो कुछ उन्होंने सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। स्वर्गीय मार्शल मंडप, ये स्वर्गीय मार्शल मंडप है। आश्चर्य से लोगों की सांसें रुक गईं और वहां उपस्थित सभी युवा भावुक हो गए। यहाँ तक कि कुछ उम्र में थोड़े बड़े युवा भी आश्चर्यचकित थे। इस रुद्र के पास ऐसा कौन सा गुण और योग्यता है कि वह स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार संभाल सके?
ये सही है। वरिष्ठ भाई वो बुफान असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं, एक दुर्लभ प्रतिभा जो 100 वर्षों में एक बार देखने को मिलती है। फिर भी उन्होंने स्वर्गीय मार्शल मंडप का कार्यभार नहीं संभाला। अब रुद्र की बारी कैसे आ सकती है? क्या उनमें इतनी अच्छी प्रतिभा है? कई लोग नाराज हुए और रुद्र को बर्खास्त कर दिया। एक बंजर भूमि से आया एक युवक जो 18 वर्ष का है और मूल संरचना क्षेत्र के 8वें स्तर पर है, क्या वह स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार भी ले सकता है? शोरगुल मच गया और पूरा स्थल लगभग उबल पड़ा। लगभग 20,000 लोग विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि रुद्र को स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार नहीं लेना चाहिए। इस विषय पर उनकी राय मजबूत थी। ऐसी आवाजें स्वाभाविक रूप से पैतृक मास्टर हॉल के अंदर के लोगों को सुनाई देती थीं। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? जय और अन्य लोग हैरान थे। उनकी राय में रुद्र द्वारा स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ तक कि भाई बहन महिर और नायरे की भी इस बारे में कोई खास राय नहीं थी, क्योंकि गहन युवान युद्ध क्षेत्र में उन कुछ लड़ाइयों में उन्होंने रुद्र की असाधारण प्रकृति को गहराई से महसूस किया था और जानते थे कि इस व्यक्ति में असीम क्षमता है। मुख्य हॉल के अंदर कई बुजुर्गों ने भी बाहर से आवाजें सुनी, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय जब उन्होंने रुद्र को देखा तो उनके होठों पर मुस्कान आ गई। इससे रुद्र को बहुत संदेह हुआ। इस समय उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने अपनी आध्यात्मिक समझ को मुक्त किया और ध्यानपूर्वक महसूस किया तो अंततः उसे मुख्य बात समझ में आ गई। वरिष्ठ भाई वो बुफान एक मान्यता प्राप्त प्रतिभा हैं। उनके पास स्वर्गीय मार्शल पवेलियन की कमान संभालने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन संप्रदाय गुरु ने उन्हें यह अवसर नहीं दिया। हमने शुरू में सोचा था कि संप्रदाय गुरु वरिष्ठ भाई रेन के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि यह पद किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा। ये सही है, किसी ने दोहराया। वरिष्ठ भाई वो बुफान एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा हैं। केवल वरिष्ठ भाई रेन और वरिष्ठ भाई वो ही स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार संभालने के योग्य हैं। स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार संभालने का मतलब है अगला संप्रदाय मास्टर बनने का मौका मिलना। ... कई आवाजें आईं जिनसे कई बातें पता चलीं जो रुद्र को नहीं पता थीं। स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार संभालने का क्या यह महत्व है? इस समय रुद्र को अंततः समझ में आया कि इन लोगों की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों थी। उसी समय रुद्र का दिल हिल गया और उसे एक अजीब सी भावना महसूस हुई। क्या संप्रदाय गुरु वास्तव में उसे ऐसा दर्जा देंगे? स्थानांतरित होते समय रुद्र को भी संदेह हुआ। क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने 100 संप्रदायों की चैंपियनशिप जीत ली थी? उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह इतना सरल नहीं था। शायद उसने कुछ देखा था। रुद्र ने मन ही मन सोचा। उसकी नज़र ऊपर उठ गई। संदेह का एक संकेत दिखा जब उसने संप्रदाय मास्टर रेन को देखा। क्या तुम स्वीकार करने से डर रहे हो? रुद्र की आंखों में असामान्य भाव देखकर संप्रदाय मास्टर रेन के होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा। वह स्नेहपूर्ण गर्मजोशी से भरे हुए, जानबूझकर अपने कनिष्ठ को उकसाने वाले एक वरिष्ठ व्यक्ति की तरह लग रहे थे। हालांकि रुद्र इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे गर्व की भावना जागृत हो गई। साथ ही वह गंभीर भाव से जमीन पर घुटनों के बल बैठा, दोनों हाथों से कमर का चिन्ह लिए और एक एक शब्द बोला, आपकी असीम कृपा के लिए धन्यवाद संप्रदाय गुरु। रुद्र निश्चित रूप से निराश नहीं करेगा। युवक की आवाज़ स्पष्ट और गूंजती हुई थी, जो हॉल में गूंज रही थी और अंततः सभी दिशाओं में गूंज रही थी। चूंकि संप्रदाय गुरु उनका इतना सम्मान करते थे, तो अब वह कैसे पीछे हट सकते थे? क्या ये सिर्फ स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार लेना नहीं है? क्या ये सिर्फ अगला संप्रदाय गुरु बनने का मौका नहीं है? हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह पीछे हट जाएगा। यदि वह अब इनकार कर देता है तो क्या ये दुनिया को यह नहीं बताएगा कि वह रुद्र डर गया था? एक अच्छे आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। रुद्र को कमर का टोकन स्वीकार करते देख संप्रदाय मास्टर रेन भी थोड़ा मुस्कुराए और उनकी प्रशंसा की। अगली बार हम देखेंगे कि रुद्र कैसा प्रदर्शन करता है। उसके बगल में बैठे बुजुर्गों की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे मुस्कुराहट प्रकट हुई। स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार संभालने से वास्तव में अगला संप्रदाय मास्टर बनने का मौका मिलता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई अगला संप्रदाय मास्टर बन जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई नया व्यक्ति आगे बढ़ता है और आपसे आगे निकल जाता है, तो हो सकता है कि आपकी जगह कोई और ले ले। ये भी संभव है कि स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार संभालने के बाद शिष्य आगे बढ़ना चाहे और बाहर निकलना चाहे। स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार संभालने वाले पिछले प्रतिभाशाली व्यक्ति रेन शाओफेंग की तरह, इस व्यक्ति ने उत्तराधिकारी बनने का अवसर त्याग दिया और अन्वेषण के लिए निकल पड़ा। इससे संपूर्ण मार्शल संप्रदाय स्तब्ध रह गया। रेन शाओफेंग के चले जाने के बाद मार्शल संप्रदाय में एक और प्रतिभा का उदय हुआ, जिसका नाम वो बुफान था, लेकिन इस बार उसने स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार नहीं संभाला। बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि संप्रदाय मास्टर रेन शाओफेंग से आहत थे और अब किसी को भी स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार लेने के लिए तैयार नहीं थे।
लेकिन इस समय स्वर्गीय के बाहर से आए एक युवक को संप्रदाय में प्रवेश करते ही ऐसा सम्मान मिला और उसने स्वर्गीय मार्शल मंडप का कार्यभार संभाला। कई लोगों को यह अस्वीकार्य लगा, क्या सिर्फ इसलिए कि उसने 100 संप्रदायों की कोई चैंपियनशिप जीती थी। उन 100 संप्रदायों में कितने प्रतिभाशाली लोग थे, ऐसी चैंपियनशिप का क्या महत्व था। जैसे ही रुद्र ने कमर टोकन स्वीकार किया, भीड़ की भावनाएं चरम पर पहुंच गईं। इस रुद्र ने वास्तव में कमर टोकन स्वीकार कर लिया है। किसी ने क्रोधित होकर चिल्लाकर कहा, क्या वह सोचता है कि वह हमारे मार्शल संप्रदाय का सबसे उत्कृष्ट शिष्य है। लगभग सभी शिष्यों के मन में क्रोध उमड़ आया। इस बिंदु पर जय और अन्य लोगों को भी समझ में आ गया कि बाहर के शिष्यों की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों थी। तो स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रभार लेना उन राज्यों के राजकुमारों द्वारा पूर्वी महल का प्रभार लेने जैसा है। जय ने मन ही मन सोचा, रुद्र सचमुच धन्य है। पार्थ की आंखों में भी ईर्ष्या झलक रही थी। इस दृष्टिकोण से संप्रदाय मास्टर रेन को स्पष्ट रूप से रुद्र से बहुत उम्मीदें थीं और उसका भविष्य असीम था। अब से तुम सभी मेरे मार्शल संप्रदाय के शिष्य हो, ग्रैंड एल्डर ने कहा। शिष्य निश्चित रूप से मार्शल संप्रदाय के साथ सह अस्तित्व में रहेंगे और नष्ट हो जाएंगे। सभी ने अपनी कमर के टोकन हटा दिए और गंभीरता से जवाब दिया, वाह, युवाओं को ऐसा ही होना चाहिए। संप्रदाय गुरु रेन ने सिर हिलाया और कहा, यहाँ ठीक वैसे ही जैसे तुम पहले थे, केवल और अधिक शक्तिशाली बनकर ही तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसके तुम हकदार हो। इसलिए तुम सभी को लगन से साधना करनी चाहिए और दूसरों से आगे निकलने का प्रयास करना चाहिए। शिष्य संप्रदाय गुरु की शिक्षाओं का कड़ाई से पालन करेंगे, सभी ने एक स्वर में कहा। कमर टोकन प्राप्त होने के साथ ही दीक्षा समारोह अब आधिकारिक रूप से संपन्न हो गया। रुद्र और जय अन्य लोगों के साथ क्रमिक रूप से भव्य हॉल से बाहर निकल गए। वरिष्ठ भाई जियाओ, स्वर्गीय मार्शल मंडप का कार्यभार संभालने पर बधाई। जैसे ही वे हॉल से बाहर निकले, जय उनके पास आए और मुस्कुराए। महिर, नायर और आसपास के अन्य लोग भी उन्हें बधाई देने के लिए आगे आए। स्वर्गीय मार्शल मंडप, अब जबकि रुद्र प्रभारी था, वह सचमुच उनसे दूर हो गया था। आपके लिए भी यही बात है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सभी प्रतिभाशाली हैं, जब तक आप परिश्रमपूर्वक साधना करते हैं, आप सभी मार्शल संप्रदाय में अपना नाम बना सकते हैं। हम, जय और अन्य लोगों ने सिर हिलाया, उनके चेहरे दृढ़ थे। साधना में शारीरिक गठन के अलावा प्रतिभा और दृढ़ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वंशानुगत रूप से प्राप्त शारीरिक बनावट उत्तम है, लेकिन आप आलसी हैं तथा आपकी प्रतिभा और दृढ़ता औसत है, तो भी शिखर तक पहुंचना कठिन होगा। अच्छा, चलो साथ मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और स्वर्गीय में अपना नाम बनाने का प्रयास करते हैं। जय ने भविष्य के लिए आशा से भरी एक वीर भावना के साथ कहा। भले ही किसी की शारीरिक बनावट दूसरों से थोड़ी कमतर हो, लेकिन यदि वह मेहनती और प्रतिभाशाली है तो वह फिर भी दूसरों से आगे निकल सकता है। कुछ सुखद बातचीत के बाद जय और अन्य लोग चले गए, क्योंकि इस समय उनकी मुलाकात मार्शल संप्रदाय के कई वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों से भी हुई थी। उनमें से अधिकांश पहले ही मूल संरचना क्षेत्र के 8वें और 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि कई युवा ऐसे भी थे जो केवल 16 वर्ष के थे, लेकिन मूल संरचना क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुके थे। इस तरह की असमानता ने जय और अन्य लोगों को तीव्र तात्कालिकता का एहसास कराया। भीड़ की निगाहों के सामने रुद्र भी डीकनकिन के साथ स्वर्गीय मार्शल मंडप की ओर भाग गया। भव्य हॉल में नजरों से ओझल हुए उस युवक को देखकर संप्रदाय गुरु रेन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया, मुझे उम्मीद है कि यह रुद्र मुझे निराश नहीं करेगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसके दिमाग में तुरंत एक आकृति उभर आई। वह एक युवा लड़की थी, आकर्षक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर। क्या कि शिन का सचमुच उससे ऐसा सामना होगा? संप्रदाय प्रमुख रेन की भौहें चिंता से भर गईं। उसका वंश असाधारण था, उसके पास अराजक उलटफेर की आंख थी, और जिस क्षण उसने रुद्र को देखा, उसने वास्तव में एक भविष्य का दृश्य देखा। हालांकि यह केवल खंडित टुकड़े थे, लेकिन उस दृश्य ने उन्हें बहुत चिंतित कर दिया, क्योंकि एक दृश्य में एक युवक को एक कमजोर दिखने वाली लड़की को पकड़े हुए दिखाया गया था, और वह लड़की उसके सबसे करीब थी। क्या यह एक भ्रम है? संप्रदाय मास्टर रेन ने अपना सिर हिलाया, उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। संप्रदाय गुरु, क्या हुआ? उसके बगल में बैठे बड़े बुजुर्ग आश्चर्यचकित दिखे, मानो उन्होंने संप्रदाय गुरु रेन के चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस कर लिया हो। कुछ नहीं, ग्रैंड एल्डर को पूछते देख सेक्ट मास्टर रेन की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीरता में लौट आए और उन्होंने हल्के से कहा। यद्यपि बुजुर्गों को संदेह हुआ, फिर भी उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। शायद संप्रदाय गुरु को थोड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि स्वर्गीय मार्शल मंडप में अब एक गुरु था। हर कोई जानता था कि संप्रदाय मास्टर ने स्वर्गीय मार्शल मंडप के पिछले मास्टर रेन शाओफेंग से कितनी उम्मीदें की थीं। स्टॉप्ड। मार्शल हॉल छोड़ते समय रुद्र का मूड भी थोड़ा भारी था। उसे एक अकल्पनीय दबाव महसूस हुआ। हालांकि उन्हें स्वर्गीय मार्शल पवेलियन मास्टर की पहचान की ज्यादा परवाह नहीं थी।
हालांकि संप्रदाय मास्टर रेन की उससे जो अपेक्षाएं थीं, उन्होंने उसे जरा भी ढीला नहीं पड़ने दिया। अब आप स्वर्गीय मार्शल पवेलियन के सच्चे स्वामी हैं। स्वर्गीय मार्शल पवेलियन में लौटकर डीकन यांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज स्वर्गीय मार्शल पवेलियन के हर पौधे और पेड़ की देखभाल के लिए विभिन्न सेवा कर्मियों को आपके लिए भेजा जाएगा। अगर आप मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप मार्शल हॉल स्थित मार्शल पवेलियन जा सकते हैं। आप इस कमर टोकन का उपयोग विभिन्न हॉलों से मार्शल आर्ट सीखने के लिए भी कर सकते हैं। डीकन यांग ने रुद्र को कुछ अधिकारों और लाभों के बारे में समझाया। स्वर्गीय मार्शल मंडप के एक शिष्य के रूप में कोई भी मार्शल संप्रदाय की सभी मार्शल कलाएं सीख सकता है। यह एक विशेषाधिकार था जो सामान्य लोगों के लिए अतुलनीय था। हालांकि स्वर्गीय मार्शल पवेलियन का शिष्य बनने के लिए आमतौर पर कई मूल्यांकनों की आवश्यकता होती थी, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे सामान्य लोग हासिल कर सकते थे। क्योंकि कुछ संप्रदायों में संप्रदाय रक्षक युद्ध कलाएं होती थीं, और अगर कोई भी उन्हें सीख सकता था तो क्या होगा अगर वे दूसरे शक्तिशाली गुटों द्वारा भेजे गए जासूस हों। इसलिए कोई भी संप्रदाय ऐसे मुख्य शिष्यों के लिए कई मूल्यांकन करता था। ये कहा जा सकता है कि स्वर्गीय मार्शल मंडप में रुद्र के प्रवेश ने पारंपरिक नियमों को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये सुनकर रुद्र को अंततः समझ में आ गया कि उन लोगों में इतनी तीव्र भावनाएं क्यों थीं। हे खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। डीकन यांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है, बस तुम्हारी शुरुआती स्थिति थोड़ी कम है। जब तक तुम अपना साधना क्षेत्र बढ़ाते रहोगे तुम निश्चित रूप से बाकियों से आगे निकल जाओगे। बेशक तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्शल संप्रदाय में समय समय पर प्रतियोगिताएं होती रहेंगी। यदि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते तो संप्रदाय गुरु भी अपना चेहरा खो देंगे। डीकन यांग ने गंभीर भाव से कहा, मैं निश्चित रूप से सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। रुद्र ने गंभीर भाव से कहा, ठीक है। डीकन यांग मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मैं अब विदा लेता हूं। अगर कुछ भी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। फिर डीकन यांग चले गए। उन्हें इस युवक पर पूरा भरोसा था। जो व्यक्ति गहनसार युद्ध क्षेत्र से इतनी दूर आया हो वह सरल कैसे हो सकता है। वे अनेक परीक्षणों और कष्टों से गुजरे थे। रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए सामने की जमीन को देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह क्या दर्शाता है। मार्शल संप्रदाय का उत्तराधिकारी। रुद्र के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और वह बुदबुदाया, हालांकि मेरी महत्वाकांक्षा यहाँ नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने स्वर्गीय मार्शल मंडप का कार्यभार संभाल लिया है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। चाहे गहनसार युद्ध क्षेत्र में हो या मार्शल संप्रदाय में, मैं रुद्र किसी से कम नहीं रहूंगा। उसके शब्द हल्के थे, फिर भी वे भविष्य के लिए रुद्र की प्रतिज्ञा और उसके वर्तमान दृष्टिकोण थे। लेकिन अभी के लिए मुझे पहले अपनी ताकत बढ़ानी होगी। रुद्र की आंखें चमक उठी जब उसने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। इस भ्रमण के दौरान उन्होंने मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की समग्र शक्ति का भी अवलोकन किया। उनमें से कई तो केवल 16 या 17 वर्ष के थे, फिर भी वे मूल कोर क्षेत्र के 8वें और 9वें चरण तक पहुंच गए थे। और ये तो केवल युवा शिष्य थे। 20 वर्ष से अधिक आयु के वे शिष्य कितने शक्तिशाली होंगे। यदि वे लोग उसे चुनौती देने आए तो क्या उसे, रुद्र को, ये कहना पड़ेगा, मेरा साधना क्षेत्र तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है, इसलिए चलो अभी लड़ाई नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं। इसलिए ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। स्वर्गीय मार्शल मंडप विशाल था, जिसमें सुंदर वातावरण था, मानो शून्य में लटका हुआ कोई दिव्य महल हो जिसमें उमड़ते बादल और शानदार दृश्य थे। हालांकि रुद्र को इन खूबसूरत दृश्यों की सराहना करने की कोई इच्छा नहीं थी। पहले एकांत में जाओ। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह सीधे साधना कक्ष की ओर चल पड़ा। गुफा का निवास मूल ऊर्जा से समृद्ध था और रुद्र सीधे मूल कोर क्षेत्र साधकों के लिए साधना कक्ष में चला गया। वर्तमान में गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा अभी भी मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण पर है, और मेरी अपनी साधना मूल कोर क्षेत्र के 8वें चरण की लघु सिद्धि तक पहुंच गई है। मुझे पहले अपनी साधना में सुधार करना चाहिए। साधना कक्ष में प्रवेश करते ही रुद्र बुदबुदाया। ये साधना कक्ष बहुत विशाल था, जिसमें कई तात्विक तालाब थे। प्रत्येक तत्व पूल के बगल में एक क्यूई गैदरिंग एरे था। मूल क्यूई के विभिन्न प्रकार थे: धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। जब तक रुद्र को इसकी आवश्यकता थी वह क्यूई गैदरिंग एरे को सक्रिय कर सकता था। बेशक सबसे अधिक संकेंद्रित शुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी मूल क्यूई थी। रुद्र ने भी पहले नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अपनी साधना में सुधार करने का निर्णय लिया। दूसरे, रुद्र की आत्मा शक्ति भी मूल कोर क्षेत्र के 8वें चरण के चरम पर पहुंच गई थी और उसे तत्काल तोड़ने की आवश्यकता थी। वाह! जैसे जैसे उनकी साधना तकनीक प्रसारित हुई, विशाल स्वर्गीय मूल क्यूई प्रवाहित हुई और रुद्र के दानतयान में समाहित हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में रुद्र की समझ पहले ही कई अन्य लोगों से आगे निकल चुकी थी। ऐसी प्रतिभा के साथ उसकी सफलता में कोई बाधा नहीं आएगी। उसके पास बस विशाल मूल ऊर्जा की कमी थी।
अब जब वह मार्शल संप्रदाय में आ गया था और इस सर्वोच्च स्तर के स्वर्गीय मार्शल मंडप का कार्यभार संभाल लिया था, तो सब कुछ लगभग तैयार था। यहाँ की मूल ऊर्जा, गहनसार युद्ध क्षेत्र के प्राचीन संप्रदायों के कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों की तुलना में लगभग अधिक समृद्ध थी। ये कहा जा सकता है कि मार्शल संप्रदाय के शिष्यों में अब रुद्र के पास सबसे अच्छे संसाधन थे। हाँ, जब रुद्र साधना कर रहा था, यही भी बाहर कूद पड़ी और स्वर्ग और पृथ्वी मूल क्यूई को खाकर उसकी नकल करने लगी। छोटे से जीव ने अपना छोटा सा मुंह खोला और जोर जोर से चूसा और उसके सामने क्यूई का एक रंगीन भंवर बन गया। वूश वूश, विशाल मूल ऊर्जा को तुरंत ही उस छोटे से जीव ने निगल लिया। इसके बाद यी के चेहरे पर नशे का भाव देखा। अब जबकि वह मूल कोर क्षेत्र के 8वें चरण में प्रवेश कर चुका था, उस छोटे से साथी की आत्मा में अपनी ताकत में सुधार करने की एक अकथनीय इच्छा थी। आकाश भक्षी गौरैया पास के एक अग्निकुंड के पास गई। वाह, क्यूई गैदरिंग व्यू सक्रिय हो गया और विशाल अग्नि तत्व ऊर्जा बाहर निकल आई। उसने अपनी पक्षी जैसी चोंच हिलाकर अपने भीतर की अग्नि तत्व ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर लिया। यहाँ अग्नि तत्व ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी, क्योंकि मार्शल संप्रदाय के पास एक आध्यात्मिक शिरा थी जो स्वर्गीय मूल संप्रदाय की मूल शिरा से कहीं अधिक अतुलनीय थी। आध्यात्मिक शिरा एक आध्यात्मिक इकाई थी जो पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुओं का पोषण कर चुकी थी और एक जीवित अस्तित्व बन चुकी थी। समय चुपचाप बीतता गया और एक व्यक्ति, एक पक्षी और एक जानवर यहाँ एकांत में चले गए। स्वर्गीय मार्शल मंडप में जो लोग वहां भेजे गए थे, वे रुद्र को देखने में असमर्थ थे। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। इस अवधि के दौरान रुद्र की खेती में लगभग बहुत तेजी से सुधार हुआ। मूल कोर क्षेत्र के 8वें चरण की प्रमुख उपलब्धि तक पहुंचने के कुछ समय बाद ही वह शिखर पर पहुंच गया और फिर पूर्ण चरण पर। इस समय वह बाधा को तोड़ते हुए मूल कोर क्षेत्र के 9वें चरण में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। ये गति निश्चित रूप से कई लोगों को आश्चर्यचकित करेगी। हालांकि आकाश भक्षण कला और मूल ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति के साथ ये गति पूरी तरह से सामान्य लगती थी। अड़चन का सामना करते हुए और ओरिजिन कोर क्षेत्र के 9वें चरण में प्रवेश करने के बारे में रुद्र बहुत शांत दिखाई दिया। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी और उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत होने का एहसास हो रहा था। इस समय उस पर बाधा को पार करने से उत्पन्न तनाव का कोई निशान नहीं था। मूल कोर क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंचने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की समझ की आवश्यकता थी। यदि कोई व्यक्ति अड़चन को तोड़ने पर अड़ा रहता तो उसका मन भ्रमित हो जाता और वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाता। यही कारण था कि बहुत से लोग मूल कोर क्षेत्र के 8वें चरण के पूर्ण चरण में ही अटके रह गए और आगे बढ़ने में असमर्थ रहे। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में कौन अपने मूल इरादे को कायम रख सकता है? एक बार जब कोई व्यक्ति मूल कोर क्षेत्र के 9वें चरण में प्रवेश कर जाता है तो वह नवजात आत्मा क्षेत्र के एक कदम करीब पहुंच जाता है। अतः इस बिंदु पर प्रगति के लिए महान बुद्धिमत्ता, एक ऐसी मानसिकता की आवश्यकता थी जो सामान्य से परे हो। इस समय रुद्र के पास स्पष्ट रूप से ऐसी बुद्धि थी। उसका मन स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सामंजस्य में था, उन्मुक्त था, अन्य विचारों से रहित था। सफलता, सब कुछ स्वाभाविक था। भिन्न भिन्न अचानक उसके डेंटियन से एक कंपन उत्पन्न हुआ और एक पैटर्न प्रकट हुआ जो रुद्र के मूल कोर के भीतर कुंडलित हो रहा था। ये 9वां कोर पैटर्न था। वाह, रुद्र के शरीर से भी एक शक्तिशाली आभा फैल गई। इस समय वह स्पष्ट रूप से एक ही झटके में मूल कोर क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंच गया था। लेकिन रुद्र स्थिर रहा और अपनी साधना तकनीक को प्रसारित होने दिया तथा अपने क्षेत्र को स्थिर किया। पूरे 5 दिन बाद ही रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं। मूल कोर क्षेत्र का 9वां चरण। उसकी आभा को महसूस करते हुए रुद्र ने गहरी सांस ली। वह काफी संतुष्ट दिख रहा था। इस समय उसने अपना राज्य स्थिर कर लिया था। यद्यपि वह ओरिजिन कोर क्षेत्र के 9वें चरण की छोटी उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाया था, फिर भी यह अच्छा था। हाँ, उसके बगल में बबलू ने एक हल्की चीख मारी और अपना सिर हिलाया। वह थोड़ा उदास दिख रहा था। क्या हुआ? रुद्र ने हल्के से मुस्कुराकर उस छोटे लड़के के रोएदार सिर पर धीरे से हाथ फेरा। ये बबलू ने उदास भाव से रुद्र की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। चहचहाते हुए उसने अपने छोटे से पेट की ओर इशारा किया, मानो बहुत देर से खा रहा हो पर फिर भी भूख लगी हो। अंततः छोटे लड़के ने एक हल्की आह भरी, जिससे उसका चेहरा उदास हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसका पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? वह छोटा सा लड़का उदास होकर अपने छोटे छोटे पंजों से जमीन को खरोंच रहा था और पूरी तरह से उदास दिख रहा था। बबलू का रूप देखकर रुद्र मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यद्यपि वह गुस्से में था, फिर भी उस छोटे से लड़के का जीवंत और उत्साही रूप अत्यंत मनमोहक था। यह अपने निर्वाण के कारण परिवर्तन से गुजर रहा है और इसमें प्राणशक्ति की कमी है, इसीलिए यह आगे नहीं बढ़ पाया है। आकाश भक्षी गौरैया, जिसने साधना बंद कर दी थी, अपना शरीर हिलाकर रुद्र की ओर उड़ गई। जमीन पर बैठी उदास बबलू की ओर देखते हुए उसने कहा, महत्वपूर्ण सार की कमी। रुद्र की आंखें चमक उठीं। हाँ, आकाश भक्षी गौरैया ने सिर हिलाया। इस समय
वह मूल कोर क्षेत्र के 9वें चरण तक भी नहीं पहुंची थी, अभी भी मूल कोर क्षेत्र के 8वें चरण के पूर्ण चरण पर थी। यह आसान है, मैं लाइफ ड्यू और 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियों का उपयोग करके कुछ गोलियां परिष्कृत कर सकता हूं। रुद्र ने कंधे उचका दिए। हाँ, मानो रुद्र की बात समझकर बबलू ने अपना शरीर हिलाया और तुरंत उसके कंधे पर कूद पड़ी। उसकी आंखें चमक रही थीं। इस पल उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसके चेहरे का रंग हल्का लाल हो गया और वह रुद्र को प्यार से घूरने लगी। तुम छोटे बच्चे, रुद्र ने धीरे से छोटे बच्चे को सहलाया, ये जानते हुए कि वह फिर से भोजन के लिए तरस रहा है। बबलू ने संकुचित आंखों से मुस्कुराया और लगातार अपना छोटा सिर रुद्र पर रगड़ने लगा। हे, मुझे भी एक अड़चन का सामना करना पड़ा है। तुम्हें मेरे लिए एक अच्छी गोली बनानी होगी। आकाशभक्षी गौरैया ने चापलूसी भरी मुस्कान दिखाए। तुम, रुद्र ने आकाशभक्षी गौरैया की ओर आंखें घुमाईं, फिर कहा, नहीं, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। रुद्र के दृढ़ शब्दों को सुनकर आकाशभक्षी गौरैया तुरंत चिंतित हो गई। तुम्हें किसने कहा, मूर्ख पक्षी, कि तुम हर समय चुपके से औषधीय जड़ी बूटियां खाते रहो जिससे मेरी 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियां खत्म हो जाएं। रुद्र ने तिरस्कार भरा भाव दिखाया। ये क्या तब मैं घायल नहीं था। आकाशभक्षी गौरैया ने डरते डरते और झिझकते हुए कहा, हाँ, तब मैं सचमुच घायल था। मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, वरना मैं तुम्हारी क्या मदद कर पाता। हे, मेरे लिए कोई गोली बना दो, ये देखते हुए कि मैंने कितनी कड़ी लड़ाई लड़ी है। आकाशभक्षी गौरैया ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान दिखाते हुए कहा, अगली बार मैं हिम्मत नहीं करूंगी। अब तुम्हें मुझसे भीख मांगना आता है। रुद्र अवाक रह गया। इस मूर्ख पक्षी को गोलियां खाते समय यह एहसास क्यों नहीं हुआ। हे, आकाशभक्षी गौरैया मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसी। चलो चलें। रुद्र ने अपनी हथेलियां फैलाईं, फिर बाहर चला गया। जहां तक आकाशभक्षी गौरैया के वादे का प्रश्न है, उसने उसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। जैसा कि कहावत है, तेंदुआ अपनी पहचान नहीं बदल सकता। यह मूर्ख पक्षी मूर्खता करना बंद ही नहीं कर सकता। अन्यथा क्या यह अभी भी वही मूर्ख पक्षी होता। जहां तक रुद्र के तिरस्कार की बात है, आकाशभक्षी गौरैया ने कुछ भी न देखने का नाटक किया। उसे इसकी परवाह नहीं थी। जब तक भोजन था तब तक सब ठीक था। आकाशभक्षी वंश भी ऐसा ही था। यदि वे अच्छी चीजें देखते और उन्हें नहीं खाते तो उन्हें असहज महसूस होता था। स्टॉप्ड। उसे पता नहीं था कि रुद्र को आत्मा क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में 7 दिन बीत चुके थे। इस समय तक उन्होंने सोल सेक्ट के डीकन लियू द्वारा दी गई सभी गोलियां खा ली थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी युद्ध मार्शल आत्मा और जीवन मार्शल आत्मा ने रुद्र की आवश्यकताओं को समझ लिया था और उन्होंने बड़ी मात्रा में आत्मा सार को अवशोषित करना बंद कर दिया था। इस प्रकार अब उसके लिए केवल यही शेष रह गया था कि वही ईश्वर हत्या कला पर अपना आक्रमण जारी रखे। हाँ, जैसे ही रुद्र अपनी बाधा को तोड़ रहा था, एक धीमी चीख सुनाई दी और यह ही थी जिसने अपनी आंखें खोली। इस क्षण उस छोटे से जीव का शरीर प्रकाश से झिलमिला उठा और प्राचीन प्रकाश पैटर्न खिल उठे। हालांकि ये प्रकाश पैटर्न टिमटिमाते और गायब हो जाते तथा जल्दी ही उसके शरीर में समा जाते। छोटे साथी की आभा वास्तव में काफी बढ़ गई थी, जो स्पष्ट रूप से मूल संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। बबलू ने अपनी आंखें खोली, चारों ओर देखा और रुद्र को अभी भी एकांत साधना में पाया। उसने निराशा से भरा चेहरा दिखाया। हाँ, छोटा सा जीव अपना पेट रगड़ रहा था। वह बहुत उदास महसूस कर रहा था। अभी अभी टूटने के बाद इसे महत्वपूर्ण ऊर्जा की बड़ी आपूर्ति की आवश्यकता थी। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करने में कोई स्वाद नहीं था और उसे रुद्र की गोलियों के लिए विशेष लगाव था। वे मीठे और सुगंधित थे और बहुत स्वादिष्ट थे। एक क्षण तक प्रतीक्षा करने और रुद्र की ओर से कोई हलचल न देखने के बाद अंततः छोटे साथी की आंखें चमक उठीं। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो। उसकी आंखें घूम गईं और फिर वह एक सफ़ेद रोशनी में बदल गई और साधना कक्ष से बाहर निकल गई। वाह! शून्य में एक सफ़ेद रोशनी फैल गई और वह छोटा सा जीव एक औषधीय उद्यान में पहुंच गया। रात का समय था और रोशनी मंद थी। छोटा सा जीव औषधीय उद्यान के किनारे पर आया। उसके मुंह में पानी आ रहा था। हालांकि जब वह सामने पहुंचा तो वहां एक अवरोध था। भिन-भिनाओ प्रकाश टिमटिमाया, जिससे वह वहीं रुक गया। मुझे क्या करना चाहिए? सामने अवरोध को देखकर बबलू ने अपने छोटे से पंजे से अपना छोटा सा चेहरा टिकाया और गहरी सोच में डूब गया। हाँ, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपना पंजा आगे की ओर उछाला। पंजे का एक वार शून्य में फैलकर अवरोध पर जा गिरा। भिन-भिनाओ अवरोध प्रकाश से टिमटिमा रहा था और अस्पष्ट उतार चढ़ाव फैल रहे थे। लेकिन जैसे ही वह आक्रमण करने वाला था, यी के पंजे के प्रहार ने सभी रूनों को नष्ट कर दिया। इसका छोटा पंजा वास्तव में आसानी से अवरोध को तोड़ता हुआ एक छेद खोल देता है और अपने शरीर की एक गति के साथ ये औषधीय उद्यान में प्रवेश कर जाता है। स्पष्टतः यी के पास दिव्य क्षमताएं थीं जो विभिन्न रूनों और हमलों को भंग करने में सक्षम थीं और आसानी से संरचनाओं को तोड़ सकती थीं। औषधीय उद्यान में प्रवेश करने के बाद छोटे साथी की मणि जैसी आंखें खुशी की रोशनी बिखेर रही थीं। हाँ,
बगीचे में जड़ी बूटियों से भरा देखकर बबलू के मुंह में पानी आ गया। अपना छोटा सा पेट सहलाते हुए वह जड़ी बूटियां ढूंढने लगा। अभी अभी प्रवेश करने के बाद इसे अपने क्षेत्र को स्थिर करने के लिए स्पष्ट रूप से औषधीय सामग्रियों की तत्काल आवश्यकता थी। रात का अंधेरा था और त्यानवु मंडप के औषधीय बगीचे में बबलू खुशी से इधर उधर भाग रही थी। औषधीय पौधों से भरे बगीचे को देखकर वह नन्हा सा बच्चा बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह सुबह जब सूरज उग ही रहा था, कई आकृतियां त्यानवु मंडप के ऊपर के शून्य से होकर आती दिखाई दीं। सबसे आगे एक युवा महिला चल रही थी, जिसने जानवरों की खाल से बनी एक चुस्त पोशाक पहन रखी थी। उस औरत की त्वचा बर्फ जैसी थी, बर्फीली त्वचा और जैद जैसी हड्डियां। उसने एक टाइट सूट पहना था जिससे उसकी गोरी कमल जैसी बाहें दिखाई दे रही थीं। उसकी छोटी जैकेट रोशनी से झिलमिला रही थी, फिर भी वह उसकी खूबसूरत कमर को छिपा नहीं पा रही थी। लड़की सिर्फ 16 साल की लग रही थी, लेकिन उसका शरीर पहले से ही आकर्षक था। विशेषकर अपनी वर्तमान पोशाक में वह एक अद्भुत आकर्षण प्रदर्शित कर रही थी। इस समय यह महिला आगे त्यानवु मंडप की ओर भाग रही थी। उसके पीछे 4 युवक आए। ये युवक भी बूढ़े नहीं थे, सभी 16 से 17 वर्ष के लग रहे थे। हालांकि उनके साधना स्तर मूल संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे और उन सभी से एक असाधारण आभा निकलती थी। ये सभी मार्शल संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य थे। कुछ ही देर में समूह त्यानवु मंडप के सामने पहुंच गया। आगे देखते हुए आकाश में तैरती संरचना। बहन केक्सिन, क्या हम ऐसे ही अंदर चले जाएंगे? उसके बगल में खड़े कुछ युवकों ने भौहें चढ़ाकर पूछा। क्या तुम डर रही हो? युवती ने अपने जैद पैरों को थोड़ा रोका, अपना सिर घुमाया और अपने पीछे खड़े युवकों की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। सबके सामने एक अद्वितीय चेहरा भी प्रकट हुआ। ये हल्की नीली आंखों और लंबे नीले बालों वाली एक युवती थी जो हवा में नाच रही थी। लड़की के नाजुक चेहरे के साथ वह आधी रात की किसी परी जैसी लग रही थी। इस समय उसने अपनी नाजुक बाहें उठाईं और उन युवकों को थोड़ी दबंग नजरों से घूर रही थी। उसके व्यवहार में एक बिगड़ी हुई राजकुमारी का आभास था। यद्यपि लड़की का स्वर थोड़ा उग्र था, लेकिन उसके पीछे खड़े युवकों में कोई गुस्सा नहीं दिखा। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग उसे परेशान करने से डर रहे हों। नहीं, हम डर कैसे सकते हैं? सियान ब्रोकेड के वस्त्र पहने एक युवक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। बात बस इतनी है कि इस त्यानवु मंडप का पहले से ही एक मालिक है। अगर हम इतनी जल्दबाजी में अंदर गए तो मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं होगा। अगर कोई विवाद हुआ तो संप्रदाय प्रमुख आपको दोषी ठहरा सकते हैं। ये कैसा मालिक है? नीले बालों वाली लड़की ने अपना छोटा सा मुंह बनाया और उसकी रत्नसी आंखों में गुस्सा झलक आया। ये त्यानवु मंडप भाई शाओफेंग का है। यहाँ कोई और नहीं रह सकता। मैं देखना चाहती हूँ कि इस आदमी में क्या खूबियाँ हैं। लड़की के गुस्से भरे चेहरे को देखकर उसके बगल में खड़े युवक भी असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई रेन का जाना अभी भी इस लड़की के दिमाग में घूम रहा था। अब जब किसी और ने उनके निवास स्थान पर निवास कर लिया है तो इस पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन जूनियर सिस्टर शिन ए, हमारा इस तरह से व्यवहार करना सचमुच थोड़ा अशिष्ट है। क्यों न हम उसे भविष्य में किसी प्रतियोगिता में सबक सिखाएं? जरीदार वस्त्र पहने युवक ने कहा। यह व्यक्ति पहले से ही 17 वर्ष का था और थोड़ा अधिक शांत था। फैजल, तुम तो बिल्कुल वीरविहीन आदमी हो। लड़की ने ब्रोकेड के वस्त्र पहने युवक को घूरा, फिर ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। फिर अपने जैद पैरों की गति के साथ वह आगे त्यानवु मंडप की ओर उड़ चली। जूनियर सिस्टर शिन ए, हमारा इंतजार करो। बाकी 3 युवक भी जल्दी से पीछे पीछे आ गए। फैजल नाम के युवक ने अपना सिर हिलाया और केवल उसके पीछे पीछे चल सका। वाह, कोई नहीं। नीले बालों वाली महिला त्यानवु मंडप में दाखिल हुई, लेकिन उसे रुद्र का कोई पता नहीं चला। आप कौन हैं और आपका यहाँ क्या काम है? त्यानवु मंडप की प्रभारी कई नौकरानियों ने इन लोगों को देखते ही तुरंत पूछा। कुछ नहीं, आप लोग हट जाए, उनके पास खड़े युवकों ने ठंडे स्वर में कहा। नौकरानियों की आंखें चमक उठीं, लेकिन वे अधिक कुछ कहने का साहस नहीं कर सकीं, क्योंकि इन लोगों के पहनावे से यह स्पष्ट था कि वे आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी थे। इन साधारण नौकरानियों ने उन्हें उकसाने का साहस नहीं किया। रुद्र एकांत साधना में होगा। पास खड़े कुछ युवकों ने कहा, क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? यह उचित नहीं होगा, फैजल ने कहा। बिना बुलाए आना पहले से ही अशिष्टता थी और किसी की एकांत साधना में बाधा डालना भी अचानक होगा। यदि इस मामले को आगे बढ़ाया गया तो उनके लिए बच निकलना मुश्किल होगा। मार्शल संप्रदाय में एकांत साधना में बाधा डालना सबसे अधिक वर्जित था। एकांत साधना में उसके बगल में बैठी नीले बालों वाली महिला ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसकी मणि जैसी आंखें घूम गईं, जिससे एक चालाक अभिव्यक्ति प्रकट हुई। अगर आप एकांत साधना में हैं तो मैं पहले कुछ ब्याज वसूल करूंगा। नीले बालों वाली महिला की आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जो शरारती और चतुर लग रही थीं।
उसके बगल में खड़े सभी युवक उत्सुकता से सोच रहे थे कि उनकी छोटी बहन ने कौन सी नई चाल सोची है। चलो चलें। नीले बालों वाली लड़की के होठों पर मुस्कान थी और फिर वह उड़ गई। कुछ ही देर में सभी लोग एक पहाड़ी के पास पहुंच गए। यहाँ एक विशाल औषधीय उद्यान था। ये त्यानवु मंडप का औषधीय उद्यान है। जूनियर सिस्टर, आप यहाँ क्यों हैं? फैजल ने आश्चर्य से आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। अन्य 3 युवक भी आश्चर्यचकित दिखे। हे, बिल्कुल, जड़ी बूटियां चुनने के लिए। नीले बालों वाली लड़की खिलखिला उठी, उसकी लंबी पलकें फड़फड़ा रही थीं और उसकी नीली आंखों में शरारती रोशनी टिमटिमा रही थी। ये सुनकर अचानक सभी को समझ आ गया कि लड़की क्या करने वाली है। लड़की के नीले बाल और नीली आंखें थीं और जब वह मुस्कुराती थी तो वह बहुत प्यारी लगती थी। वह कमल जैसे कदम बढ़ाती हुई आगे औषधीय उद्यान की ओर उतरी। भिन भिनाओ। जैसे ही वह औषधीय उद्यान के सामने पहुंची, तुरंत एक लहर दिखाई दी। औषधीय उद्यान की सुरक्षा करने वाली बाधा को हटा दिया गया। आप लोग कौन हैं? इसी समय कई औषधीय युवतियां औषधीय उद्यान की देखभाल करने आईं। ये तुम्हारा काम नहीं है। एक युवक शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए बाहर आया। आभा फैल गई, जिससे औषधियां युवतियां लगभग जमीन पर गिर पड़ीं। ये औषधि युवतियां केवल अंतिम सच्चे सार चरण में थीं। वे मूल संरचना क्षेत्र विशेषज्ञ के दबाव का सामना कैसे कर सकती थीं? सभी 8 औषधि युवतियां पीली पड़ गईं। ये त्यानवु मंडप है। क्या तुम्हें बिना अनुमति के यहाँ आने पर सजा मिलने का डर नहीं है? एक औषधि कन्या खड़ी हुई और भौहें चढ़ाते हुए बोली। शोर मचाने वाली। युवक ने भौहें चढ़ाकर ठंडी सांस ली। क्या तुम नहीं जानते कि वह कौन है? उसने सामने खड़ी नीले बालों वाली महिला की ओर इशारा किया। नीले बाल, नीली आंखें, क्या वह हो सकती है? औषधि युवतियों ने संकोच भरे भाव दिखाए। ये सही है, युवक ने गर्व से कहा। आप सभी वापस जा सकते हैं। औषधि युवतियों ने भौहें चढ़ाईं और वे केवल पीछे हट गईं। वे कुछ वर्षों से मार्शल संप्रदाय में थे और कुछ प्रमुख हस्तियों से अच्छी तरह परिचित थे। थोड़े से विचार से ही उन्हें लड़की की पहचान पता चल गई। इस समय लड़की की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नीली आंखों में रून संघनित हो गए। स्विश। उसकी आंखों से प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी, जो एक तेज ब्लेड में परिवर्तित हो गई, जो अवरोध के प्रकाश पैटर्न की ओर बढ़ गई। भिन भिनाओ। अवरोध के प्रकाश पैटर्न कांप उठे और एक बंधनकारी बल तुरंत फैल गया। हालांकि प्रकाश की वह नीली किरण बेहद अजीब थी। एक चमक के साथ ऐसा लगा जैसे उसमें कोई अराजक इरादे हों और इसने तुरंत ही अवरोध के प्रकाश पैटर्न पर मौजूद रूनों और पैटर्न को अव्यवस्थित कर दिया। नतीजतन कुछ देर तक बंधन बल नहीं बन सका। उसने अपना जैड हाथ उठाया और आसानी से एक दरार को खोल दिया। जूनियर सिस्टर केक्सिन की आंखों की शक्ति और भी मजबूत हो गई है। फैजल ने हल्की सी आह भरी। व्यू रचना के स्वरूप को बिगाड़ना, संसार को बदलना, ऐसी दिव्य शक्ति ने उन्हें भी गहरा आघात पहुंचाया। क्या तुम अंदर नहीं जा रहे हो? नीले बालों वाली लड़की के होठों पर शरारती मुस्कान थी जब वह अपने पीछे खड़े युवकों से बात कर रही थी। इसके बाद चेहरे पर मुस्कान लिए युवक औषधीय उद्यान में प्रवेश कर गए। फैजल ने अपना सिर हिलाया और वह भी अंदर चला गया। वह हमेशा इस जूनियर बहन की किसी भी बात को मना नहीं कर पाता था। हे, नीले बालों वाली छोटी बहन चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ भी औषधीय बगीचे में कदम रख दी। देखते हैं इस बार मैं तुम्हारी सारी औषधियां साफ कर दूंगी या नहीं। छोटी लड़की की भौहें अर्धचंद्राकार की तरह मुड़ गईं और वह बहुत शरारती अंदाज में मुस्कुराए। मेरे लिए सभी पुरानी औषधीय सामग्रियां चुन लो। छोटी लड़की काफी उग्र थी। औषधीय उद्यान में प्रवेश करने के बाद उसने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रख लिया और चिल्लाए। युवकों ने एक सरल मुस्कान दी और उत्सुकता से औषधीय उद्यान में अंदर चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई इस छोटी बहन की बात पूरी तरह से मानता हो। इस बीच फैजल नीले बालों वाली लड़की के साथ था। मैं पहले तुम्हारी सारी औषधियां साफ कर दूंगी, इसके बाद तुम खेती कैसे करोगे? नीले बालों वाली लड़की ने आंखें सिकोड़ लीं और एक धूर्त मुस्कान बिखेर दी। हाँ, तभी एक धीमी चीख सुनाई दी। तभी एक चीख भी निकली। क्या हो रहा है? अचानक चीख सुनकर नीले बालों वाली महिला आश्चर्यचकित हो गई। प्रहार। औषधीय उद्यान की गहराई में एक बर्फ सफेद छोटा जानवर दिखाई दिया, जो एक 5 रंग का चमकदार खजाना वाला बर्तन पकड़े हुए एक युवक को कुचल रहा था। उस युवक के मुंह से चीख निकल रही थी। स्टॉप्ड। रुद्र और भक्षक स्वर्ग गौरय गुफा निवास छोड़ दिया। इस समय कुछ लोग पहले से ही बाहर इंतजार कर रहे थे। वे नौकरानियां थीं जो रुद्र की दैनिक जरूरतों के लिए जिम्मेदार थीं। अगर कोई व्यवस्था होगी तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको सूचित करूंगा। रुद्र ने लापरवाही से इन लोगों को विदा कर दिया और उन्हें अपनी व्यवस्था करने दिया। हाँ, युवा मास्टर जियो, नौकरानियों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इसकी आशा की थी। मार्शल संप्रदाय में सभी प्रतिभाशाली शिष्यों के पास अपने अपने निवास स्थान होते थे, जिनमें दास दासियां भी होती थीं। हालांकि ये प्रतिभाएं शायद ही कभी खुद को प्रकट करती थीं, आमतौर पर एकांत साधना में रहती थीं। लगभग सभी नौकरानियां इसकी आदी थीं।
रुद्र जड़ी बूटी के बगीचे में गया जहां 4 युवतियां पहले से ही इंतजार कर रही थीं। ये 4 युवतियां थीं जिनकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी, जो बचपन से ही मार्शल संप्रदाय में जड़ी बूटी के बगीचे का प्रबंधन कर रही थीं। युवा मास्टर जियो, जब रुद्र पहुंचे तो 4 महिलाओं ने उनका अभिवादन किया। हम जड़ी बूटी युवतियां हैं जिन्हें मार्शल संप्रदाय द्वारा जड़ी बूटी उद्यान का प्रबंधन करने के लिए भेजा गया है। बोलने के बाद उन्होंने अपनी पहचान के चिन्ह निकाले। रुद्र ने उनकी पहचान के टोकन पर नजर डाली, फिर थोड़ा सिर हिलाया। इन लोगों के पास केवल सच्चे युवान क्षेत्र की साधना थी, स्पष्टतः उनमें बहुत अच्छी प्रतिभा नहीं थी। हालांकि वे सभी बहुत सुंदर और जीवंत थे। मैं कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खोजने आया हूं। रुद्र ने जड़ी बूटी के बगीचे में कदम रखा। क्या मैं पूछ सकती हूं कि युवा मास्टर जियाओ कौन सी जड़ी बूटियां खोज रहे हैं? जड़ी बूटी बेचने वाली युवतियों में से एक ने पूछा। युवा मास्टर जियो, ये हमारे जड़ी बूटी उद्यान की सूची है, कृपया इसे देखें। एक अन्य ने ताड़ के पंखे के आकार की एक जेड टैबलेट सौंपी। इन्वेंट्री सूची। ये देखकर रुद्र की आंखें खुशी से चमक उठीं। सूची के साथ उनके लिए औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। 27,000 साल पुरानी जड़ी बूटियां। रुद्र ने जेड की गोली ली और उसे देखते हुए उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्राचीन जड़ी बूटियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ ने बताया, क्योंकि स्वर्गीय मार्शल पवेलियन के पिछले मालिक को यहां से गए हुए 5 साल भी नहीं हुए हैं, इसलिए यहां उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां नहीं बची हैं। ये सुनकर रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया। संभवतः पिछले मालिक ने भी कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का सेवन किया था। हालांकि चारों ओर देखने पर पता चला कि वहां कई जड़ी बूटियां थीं जो कई 100 साल पुरानी थीं। उनमें से लगभग आधे लोग 700 या 900 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसी जड़ी बूटियों में बहुत शक्तिशाली औषधीय गुण होंगे। जड़ी बूटी के बगीचे में प्रतिबंध थे। प्रवेश करने के लिए पहले सरनी पैटर्न को सक्रिय करना पड़ता था। रुद्र और जड़ी बूटी युवतियां बगीचे में आईं और जड़ी बूटियों की सुगंधित सुगंध हवा में फैल गई, जिससे आत्मा तरोताजा हो गई। जहां तक नजर जाती थी वहां तक केवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ही दिखाई देती थीं। यदि गणना की जाए तो संभवतः इसकी चौड़ाई 100 एकड़ होगी। रुद्र ने अपनी इच्छित जड़ी बूटियों की खोज शुरू कर दी। जड़ी बूटी युवतियों ने उसके पास की हर बात को दस्तावेजीकरण के लिए रिकॉर्ड कर लिया। उनका काम न केवल इन जड़ी बूटियों का प्रबंधन करना था, बल्कि उनकी मात्रा आदि का रिकॉर्ड रखना भी था। जड़ी बूटी की युवतियों के रूप में प्रत्येक जड़ी बूटी का उद्गम और इतिहास दर्ज किया जाना आवश्यक था। इस स्थान का प्रबंधन पहले किया जाता था, लेकिन पिछले मंडप मास्टर के चले जाने के बाद संप्रदाय मास्टर ने सभी को वापस ले लिया और तब से यह उपेक्षित है। बेशक स्वर्गीय मार्शल मंडप में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा थी, इसलिए प्रबंधन के बिना भी कई जड़ी बूटियां अच्छी तरह से विकसित हो सकती थीं। हाँ, जड़ी बूटी के बगीचे में पहुंचने पर यही बहुत उत्साहित लग रही थी। छोटे बच्चे की आंखें लगातार जड़ी बूटियों पर नजर गड़ाए हुए इधर उधर घूम रही थीं। इसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि यह एक छोटा चोर है। रुद्र को इसकी परवाह नहीं थी। यद्यपि यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियां थीं, परंतु उनमें से बहुत कम ही उसके लिए उपयोगी थीं। बैंगनी हृदय 9 पत्ती वाला कमल, स्वर्गीय जाल शाखा। रुद्र ने जड़ी बूटियां चुनना शुरू कर दिया। अपनी जीवन ओस से मैं 2 गोलियां परिष्कृत कर सकता हूं। कुछ जड़ी बूटियां चुनने के बाद रुद्र चला गया। रुद्र ने वास्तव में गहन युवान युद्ध क्षेत्र में कई जड़ी बूटियां प्राप्त की थीं। जड़ी बूटियां हाथ में लेकर रुद्र साधना कक्ष में लौट आया। बैंगनी ज्वाला कड़ाही को बाहर निकालकर और विभिन्न जड़ी बूटियों को व्यवस्थित करके रुद्र ने गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस बार यह एक साधारण स्वर्ग युवान गोली थी। हालांकि रुद्र ने इसमें बड़ी मात्रा में जीवनोस जोड़ दी। हरे मोतियों के अलावा अग्निसार से संघनित अग्नि ज्वाला जीवनोस भी थी। वास्तव में यही और भक्षक स्वर्ग गौरय दोनों आसानी से टूट सकते थे। हालांकि यही निर्वाण से गुजर रहा था और निर्वाण के लिए जो आवश्यक था उसे पूरा करने के लिए उसे बड़ी मात्रा में जीवनसार की आवश्यकता थी। भक्षक स्वर्ग गौरय एक आत्मा थी और उसे भेदना और भी मुश्किल था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह भक्षक स्वर्ग वंश से संबंधित थी और उसका वंश स्वर्ग को चुनौती देने वाला था, अन्यथा उसका आगे बढ़ना लगभग असंभव होता। फिर भी उसे पुनःपूर्ति के लिए अभी भी बड़ी मात्रा में जीवनसार की आवश्यकता थी, इसलिए जीवनोस के साथ दोनों आसानी से भेद सकते थे। रुद्र को गोलियां परिष्कृत करते देख दोनों साथी उसके पास खड़े होकर उसे देखते रहे। जब गोली की सुगंध फैली तो स्वर्गीय गौरय के मुंह में पानी आ गया। बबलू भी मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन जब उसने भक्षक स्वर्ग गौरय को देखा तो उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। छोटे से जीव ने एक हल्की चीख मारी और उसका छोटा पंजा उस मूर्ख पक्षी को दबाने के लिए उसकी गर्दन के चारों ओर कड़ाही को घुमाने वाला था। यदि वह इस मूर्ख पक्षी को दबा दे तो वह सारी गोलियां स्वयं खा सकता है। लेकिन अपने बगल में खड़े रुद्र पर नजर डालने के बाद उसकी भौहें नरम पड़ गईं और उसकी आंखें कोमल होने लगीं। तब वह छोटा सा लड़का उदास लग रहा था।
कितना अच्छा होता यदि वह एक अच्छा व्यवहार करने वाला छोटा जानवर न होता। हालांकि उन गोलियों के बारे में सोचते हुए उसने अपनी लार निगल ली, यह महसूस करते हुए कि चाहे कितनी भी कठिनाई या थकावट हो, यह इसके लायक होगा। मैं एक अच्छा व्यवहार करने वाला छोटा जानवर बनना चाहता हूँ ताकि बड़ा भाई मुझे कैंडी दे सके। मन ही मन ये सोचते हुए उस छोटे से बच्चे की आंखें झपक गईं। जल्द ही उसकी निराशा भरी अभिव्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गई और फिर उसने अपने हाथों से अपना चेहरा टिका लिया और चुपचाप गोलियों के परिष्कृत होने की प्रतीक्षा करने लगा। मैं एक शांत और सौम्य छोटा जानवर बनना चाहता हूँ। भिन 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 भिन। 1 घंटे बाद उफनती लहरों जैसी आवाज आए और बैंगनी लौ वाले कड़ाई से धुंध निकली जिसमें गोलियों जैसी तेज सुगंध थी। इस सुगंध को सूंघते ही बबलू की छोटी सी नाक फड़क उठी और उसकी मनी सी आंखें चमक उठीं। वह अपने पंजों पर खड़ा था, उसके मुंह से लार टपक रही थी। वह चाह रहा था कि वह कड़ाई को गले लगा ले। हालांकि वह छोटा सा साथी लालची था, लेकिन वह बहुत समझदार भी था, क्योंकि वह जानता था कि गोलियां अभी तक नहीं निकली हैं और उसे जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। धमाका। घंटी की आवाज के साथ बैंगनी ज्वाला वाला कड़ाही कांप उठा और अंदर से उठती हुई आवाज तुरंत बंद हो गई। एक क्षण बाद सब कुछ शांत हो गया और एक समृद्ध गोली की सुगंध फैल गई, जिससे एक क्यू ड्रैगन का निर्माण हुआ जो कड़ाई के चारों ओर कुंडली मार रहा था। ये हरे और लाल रंग का कोहरा था। हे, गोली की सुगंध से ची बनती है और यह ची ड्रैगन में बदलने वाली है। ये स्वर्ग श्रेणी की गोली है। स्वर्ग भक्षक गौरैया की आंखें घूम गईं और उसके मुंह में पानी आ गया। वह बहुत उत्साहित लग रही थी। उसके पंजे नाच रहे थे, मानो वह सचमुच अपने सामने रखी बैंगनी लौ वाली कड़ाही को छीन लेना चाहती हो। हाँ, स्वर्गीय गौरैया को भक्षक के रूप में देखकर बबलू की भौहें तन गईं। उसने अपने 5 रंगों वाले खजाने के बर्तन को घुमाया और उसे दबा दिया। धमाका। एक रंगीन रोशनी फूट पड़ी और एक तीखी आवाज के साथ उसने भक्षक स्वर्ग गौरैया को लड़खड़ा दिया। छोटे जानवर, इस स्वामी पर घात लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? बबलू के अचानक हमले से गिरकर भक्षक स्वर्गीय गौरैया उदास होकर उस बर्फीले सफेद छोटे जानवर को घूरने लगी। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में लिपटा हुआ था, मानो वह सचमुच उस रोएदार छोटे जानवर को निगल जाना चाहती हो। हाँ, बबलू ने अपने नन्हे पंजे हिलाए और छोटी सी कड़ाही 5 रंगों से चमक उठी। वह चहचहाया, मानो कह रहा हो, कौन किससे डरता है? चलो। बर्फ जैसे सफेद छोटे जानवर की आंखें भयंकर चमक रही थीं और वह अविश्वसनीय रूप से भयंकर लग रहा था। ये देखकर स्वर्गीय गौरैया क्रोधित हो गई, लेकिन जब उसने बर्फीले सफेद छोटे जानवर के 5 रंगों वाले कड़ाही को देखा तो उसका दिल निराशा से भर गया। अब वे एक ही क्षेत्र में थे और बबलू के पास खजाने का बर्तन होने के कारण बिना भौतिक शरीर के भक्षक स्वर्ग गौरैया उससे लड़ नहीं सकती थी। जब ये भगवान मेरे भौतिक शरीर को पुनः प्राप्त कर लेगा तो मैं तुम्हें जरूर भूनकर खा जाऊंगा, छोटे जानवर। भक्षक स्वर्ग गौरैया बेहद निराश थी। ये वही था जिसने सबसे पहले रुद्र को इस छोटे जानवर को अपने साथ रखने के लिए कहा था, है ना? यही, टुनतियान को परेशान मत करो। इस समय रुद्र ने गोलियां निकाली, कुल मिलाकर 2 गोलियां चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर रंगीन प्रकाश की 2 धारियां घूम रही हों। उनकी गुणवत्ता सचमुच स्वर्ग स्तर की गोलियों के करीब थी। या, रुद्र को बोलते देख बबलू ने जल्दी से अपने पंजे हिलाए और चहचहाया, या। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो कि वह मदद कर रहा है, उस लालची मूर्ख पक्षी को सबक सिखा रहा है। बबलू की धार्मिक अभिव्यक्ति को देखकर रुद्र थोड़ा मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। हाय, ये देखकर भक्षण करने वाली स्वर्गीय गौरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन जब उसने रुद्र के हाथ में 2 गोलियां देखीं तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। हे, जैसी की उम्मीद थी, वे अर्ध स्वर्ग श्रेणी की गोलियां हैं। जल्दी करो, इस भगवान को एक दे दो। मैं कोर फॉर्मेशन दायरे के 9वें स्तर में कदम रखना चाहता हूँ। स्वर्गीय गौरैया बहुत उत्साहित थी और लगभग आकाश की ओर लंबी चीख निकालने लगी। बेकार साथी, रुद्र ने भक्षण करने वाली स्वर्गीय गौरैया पर अपनी आंखें घुमाईं, फिर उसे एक गोली दी। ओह! भक्षक स्वर्गीय गौरैया ने एक लंबी चीख मारी, गोली निगल ली और फिर पास में एकत्रित क्यूई समूह में पालथी मारकर बैठ गई। दूसरी ओर यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, चुपचाप रुद्र द्वारा स्वेच्छा से गोली दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहा था। लो, रुद्र ने गोली बबलू को सौंप दी। बबलू पहले रुद्र के कंधे पर कूदी, अपना छोटा सा सिर उसकी गर्दन पर रगड़ा और अंत में गोली ले ली। वाह! छोटा लड़का भी एक तरफ कूद गया और गोली खाने लगा। जैसे ही उसने गोली खाई, बबलू के शरीर से रंगीन रोशनी निकलने लगी। दूसरी ओर स्वर्गीय गौरैया के शरीर से अस्पष्ट ऊर्जा उतार चढ़ाव निकल रहे थे। स्पष्टतः रुद्र द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों का उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अब मुझे भी विनाशकारी दिव्य कला को तोड़ देना चाहिए। इन 2 साथियों को अपनी बेड़ियां तोड़ते देख रुद्र की आंखें भी सिकुड़ गईं। उसने एक आत्मा की गोली निकाली।
यह आत्मा को पोषण देने वाली एक गोली थी जो उस समय सोल सेक्ट के स्टीवर्ड लियू द्वारा दी गई थी। एक गोली खाने के बाद विशाल आत्मा सार व्याप्त हो गया जिसने रुद्र की आत्मा को शुद्ध कर दिया। आत्मा की गोलियां कई हजार साल पुरानी जड़ी बूटियों से परिष्कृत की गई थीं और उनका निर्माण बहुत सख्त था। प्रत्येक जड़ी बूटी 1000 साल पुरानी होनी चाहिए थी। यदि ऐसा नहीं होगा तो गोली नहीं बनेगी। जब विशाल आत्मा सार उसकी चेतना के सागर में डाला गया तो रुद्र ने महसूस किया कि उसका मन पूरी तरह से एक प्रकार के आत्मा सार से घिरा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्थान आत्मा के सार की दुनिया में परिवर्तित हो गया हो। वह अपने हृदय से यह अनुभव करने लगा कि वह आत्मा की दुनिया में एकीकृत होना चाहता है। इतना ही नहीं बल्कि युद्ध मार्शल आत्मा भी आत्मा सार की शक्ति को अवशोषित कर रही थी। जीवन मार्शल आत्मा भी इससे औषधीय शक्ति प्राप्त कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इस क्षेत्र में उन दोनों को अवशोषित करने के लिए शक्तिशाली आत्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। ऐसा दृश्य रुद्र की उम्मीदों से पूरी तरह से बढ़कर था। मूलतः वह केवल अपनी आत्मा के दायरे को तोड़ना चाहता था, लेकिन अब संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली संस्थाएं अधिक हो गईं। इससे स्वाभाविक रूप से उनकी सफलता की गति धीमी हो गई। समय चुपचाप बीत गया और एक आत्मा गोली की औषधीय शक्ति अवशोषित हो गई, लेकिन रुद्र अभी भी नहीं टूट सका। फिर उसने एक और सोल स्पिरिट गोली निकाली। एक के बाद एक, अनजाने में रुद्र ने 17 आत्मा की गोलियां खा लीं। लेकिन अभी भी कोई सफलता का संकेत नहीं था। इससे रुद्र थोड़ा निराश हो गया। ऐसा लगता है कि भविष्य में सफलता पाने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। रुद्र ने मन ही मन सोचा, चाहे वह युद्ध मार्शल आत्मा हो या जीवन मार्शल आत्मा, आवश्यक संसाधन बहुत विशाल थे जो सामान्य लोगों के वहन करने की क्षमता से कहीं अधिक थे। हालांकि ध्यान से सोचने पर पता चला कि यह सामान्य बात थी। आखिरकार ये दोनों 10 महान प्राचीन मार्शल आत्माओं में से थे और जिन संसाधनों की उन्हें आवश्यकता थी वे स्वाभाविक रूप से साधारण मार्शल आत्माओं के लिए अतुलनीय थे। एक बार जब वे बड़े हो गए तो उनसे मिलने वाले लाभ भी अकल्पनीय होंगे। स्टॉप्ड। नीले बालों वाली लड़की ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ चीख के स्रोत की ओर देखा। यह उस समय एक बर्फ सा सफेद छोटा जानवर एक विशाल कड़ाही लेकर एक युवक के सिर पर लगातार वार कर रहा था। युवक चिल्लाया। उसका चेहरा शिकायत से भरा था, लगभग आंसू में था। वह अभी औषधीय उद्यान में पहुंचा था और 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी तोड़ने ही वाला था कि प्रकाश की एक लहर ने उसके शरीर को घेर लिया और वह अनायास ही शून्य में खींचा चला गया। अगले ही पल एक विशाल कड़ाही उसके सिर पर आकर गिरी। डोंग डोंग। विशालकाय कड़ाही के प्रहार से उसे चक्कर आ गया। जैसे ही विशाल कड़ाही रुकी, वह वापस हमला करने के लिए अपने दान युआन को इकट्ठा करने वाला था, लेकिन उसने अचानक पाया कि उसका दान युआन नियंत्रित था। मेरा डैन युआन क्यों नहीं घूम पा रहा है? युवक आश्चर्यचकित हुआ। वह कोर फॉर्मेशन दायरे के 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। वह अपने दान युआन को प्रसारित करने में भी सक्षम कैसे नहीं हो सकता था? युवक मन ही मन दहाड़ा। वह स्वर्गीय हॉल में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, केवल 17 वर्ष का, और कोर फॉर्मेशन दायरे के 9वें स्तर तक पहुंच चुका था। ऐसी प्रतिभा स्वर्गीय हॉल में भी अच्छी मानी जाती थी। उसे विश्वास था कि अब ज्यादा समय नहीं है जब वह अर्ध नवजात आत्मा दायरे में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि जब उसने ऊपर देखा ये देखने के लिए कि उस पर किसने हमला किया है, तो उसकी पलकें झपक गईं और उसने मुंह भर खून बहुत दूर थूक दिया। यह एक छोटा सा जानवर है। युवक ने खाली आंखों से देखा। वह सचमुच रोना चाहता था, क्योंकि उसके सामने एक रोएदार बर्फ सा सफेद छोटा जानवर एक बड़े से बर्तन को घुमाकर उसे कुचल रहा था। अरे, एक छोटा सा जानवर मुझे कुचल रहा है। युवक की पलकें झपक गईं और वह लगभग बेहोश हो गया। हाँ, बबलू की आंखें ऊपर उठ गईं और उसके छोटे पंजे ने विशाल कड़ाही को पकड़ लिया और उसे सामने खड़े युवक की ओर जोर से पटक दिया। जैसे ही विशाल कड़ाही गिरी, यी ने नाराजगी भरी हल्की सी चीख निकालना नहीं भूली। वह छोटा लड़का बहुत गुस्से में लग रहा था। इसने तो उस 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी को छुआ तक नहीं था और ये बच्चा उसे चुराना चाहता था। भला ये हमारी बबलू को नाराज कैसे न करता? कल उस नन्हे ने बहुत देर तक सहन किया था और अनगिनत आंतरिक संघर्षों के बाद उन 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियों को छोड़कर उन सैकड़ों साल पुरानी जड़ी बूटियों को खाने का फैसला किया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रुद्र नाराज न हो जाए। लेकिन आज कोई सचमुच यहाँ जड़ी बूटियां चुराने आया था। यी, जो लंबे समय से अपने क्रोध को दबाए हुए था, कैसे नहीं भड़क सकता था? हाँ। बबलू ने बड़े बर्तन को उठाया और लगातार उसे नीचे पटकने लगा और प्रत्येक पटकने पर उसमें से एक हल्की चीख निकलती थी। वह छोटा सा लड़का ऐसा कह रहा था, तुम्हें जड़ी बूटियां चुराने दो, तुम्हें जड़ी बूटियां चुराने दो। डोंग डोंग। कर्कश आवाजें गूंजने लगीं और युवक के सिर पर कई बड़े उभार उभर आए। जमीन कांप उठी और युवक के पैर पूरी तरह उसमें धंस गए। इस समय पास ही खड़ी नीले बालों वाली लड़की पूरी तरह से स्तब्ध थी। क्या वह एक छोटा सा जानवर है? उसने आश्चर्य से बबलू को देखा। उसके सामने का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था।
एक रोएदार बर्फ सा सफ़ेद छोटा जानवर वास्तव में एक विशाल कड़ाही लेकर लोगों को कुचल रहा था। क्या ये वास्तविक है? छोटे जानवर को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह लगातार धीमी आवाज में चिल्ला रहा था। उसका रूप बहुत ही मनमोहक था। क्या ये छोटा सा जानवर गुस्से में है? नीले बालों वाली महिला का मन थोड़ा घबरा गया। ये गुस्से में क्यों है? ये औषधीय उद्यान मार्शल संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन उसने मार्शल संप्रदाय में ऐसा छोटा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। तार्किक रूप से ये छोटा जानवर जड़ी बूटियां भी चुरा रहा था, लेकिन फिर भी वह क्रोधित क्यों था? ये हैरान करने वाली बात थी। जूनियर भाई लियू, जबकि नीले बालों वाली लड़की आश्चर्यचकित थी। अन्य दो युवक जो जड़ी बूटियां चुनने गए थे चौड़ी आंखों से चिल्लाए। वे वहीं जम गए और उनके चेहरे पर सदमे के भाव भी दिखाई दिए। क्या चल रहा है? इस औषधीय उद्यान में एक छोटा सा जानवर कैसे हो सकता है? और यह छोटा जानवर अभी भी अपने साथी को कुचल रहा था। ये तो बहुत हास्यास्पद था, है न? रुको, ये छोटा सा जानवर अंदर कैसे आया? फैजल वहीं जम गया, मानो वह पूरी तरह सुन्न हो गया हो। बबलू की उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया और उनके मन सवालों से भर गए। केवल ईशान नामक युवक को कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि ये अभी भी उसे कुचल रहा था और उसके दयनीय साथी समय पर उसके बचाव में न आकर वहीं जमे खड़े थे। जल्दी करो, मुझे बचाओ, ईशान नाम का युवक चिल्लाया। उसकी आवाज़ लगभग आंसू भरी थी। ये जानवर कहाँ से आ गया? इसे रोको। उसके बगल में खड़े दो युवक आखिरकार संभले और जोर से चिल्लाए। उसी समय उन दोनों ने एक शक्तिशाली आभा जारी की। भिन भिनौ आभा एक पर्वत की तरह थी जो इतनी जोर से दबा रही थी कि शून्य कांप उठा। हाँ, दो युवकों को अपने पास आते देख बबलू की आंखें ऊपर उठ गईं। वह बहुत अप्रसन्न दिख रही थी। एक जड़ी बूटी चोर ने उसे पहले ही बहुत क्रोधित कर दिया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि दो और चोर आ जाएंगे। क्या इन दोनों ने सचमुच इसे श्राप देने का साहस किया? यही पूरी तरह से क्रोधित हो गया, उसका रोंगटा खड़ा हो गया। तभी उस छोटे से जीव का पंजा हिला और उसने शून्य को पकड़ लिया। एक सफ़ेद रोशनी फैली जिसने शून्य को ढक लिया और दोनों युवकों को अपने में समेट लिया। जब ये श्वेत प्रकाश नीचे गिरा तो शून्य में हवा ठोस हो गई। कितना अजीब प्रकाश पैटर्न है! इस क्षण दोनों युवकों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वाह! बबलू का पंजा हिला और दोनों युवक उसकी ओर खींचे चले आए। टकराना! जमीन कांप उठी और वे दोनों ईशान के बगल में आ गिरे। धमाका! फिर बबलू ने विशाल कड़ाही को घुमाया और उसे उन दोनों की ओर फेंक दिया। हाँ हाँ, हर बार जब ये हमला करता तो उसके साथ एक हल्की चीख भी होती, मानो वह कह रही हो, मुझे शाप दो, मुझे शाप दो। नन्हे से बच्चे की भौहें तन गईं। वह बहुत बेचैन लग रहा था। विशाल कड़ाही टूटकर नीचे गिर पड़ी, जिससे रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी और उसके भयानक आभा विक्षेपण से लोग कांप रहे थे। दोनों युवकों को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उनके सिर चकरा रहे थे। ये छोटा जानवर सरल नहीं है। दूसरी ओर फैजल के चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। विशाल कड़ाही से निकलने वाले आभामंडल के उतार चढ़ाव से उसे एक प्राचीन आभा का आभास हुआ। उस आभा ने उसके हृदय को कांप दिया। ये निश्चित रूप से एक खजाने का बर्तन था जो दुनिया में शायद ही कभी देखा गया हो। इस छोटे से जानवर के पास इतना खजाना होने की बात ने उसे आश्चर्यचकित और उत्सुक कर दिया। ये किसका आध्यात्मिक पालतू जानवर हो सकता है? फैजल हैरान दिख रहा था। उसने मार्शल संप्रदाय में किसी के पास इतने छोटे जानवर होने के बारे में कभी नहीं सुना था। छोटे जानवर, तुम कहाँ से आए हो? नीले कपड़े वाली लड़की ने अपनी लंबी पलकें झपकाईं और मुस्कुराते हुए बबलू की ओर बढ़ी। ये छोटा सा जानवर बहुत ही प्यारा था, आध्यात्मिक ऊर्जा बिखेर रहा था और लोगों को मारते हुए भी बिल्कुल इंसानों जैसी या जैसी आवाज़ें निकालता रहता था। उसके गुस्से भरे हाव भाव ने नीले कपड़ों वाली लड़की का दिल पिघला दिया और वह उसे अपने लिए लेने के लिए बेताब हो गई। हाँ, नीले कपड़े वाली लड़की को आते देख यी ने सतर्क भाव दिखाया। आओ छोटे दोस्त, बड़ी बहन के पास आओ। नीले कपड़े वाली लड़की ने अपना ज़ैद हाथ बढ़ाया बबलू को मनाने के लिए। हाँ, बबलू ने एक हल्की चीख मारी। उसके छोटे पंजे नाच रहे थे जिससे उसकी आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दे रही थी। हे, ये छोटा सा लड़का गुस्सा भी हो सकता है। नीले कपड़े वाली लड़की को बबलू का चेहरा देखकर और भी अच्छा लगा। भिन भिनौ बबलू का छोटा पंजा हिला और उसने नीले कपड़े वाली लड़की को पकड़ लिया। वाह! पंजे की रोशनी पूरे आकाश में फैल गई और प्रकाश की एक लहर नीचे की ओर बह रही थी जो नीले कपड़े पहने लड़की को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये लहरें, एक गहरा उतार चढ़ाव फैल गया जिससे नीले वस्त्र वाली लड़की का दिल धड़कने लगा। जूनियर बहन, सावधान रहें, इस छोटे से जानवर में दिव्य क्षमताएं हैं और यह किसी के भी असली सार को नियंत्रित कर सकता है। युवकों ने जल्दी से कहा, क्या ये किसी के असली सार को रोक सकता है? हालांकि नीले कपड़े वाली लड़की के होठों पर एक चालाक मुस्कान उभरी। अचानक उसकी आंखों में प्रकाश की रेखाएं उभर आईं।
रूम संघनित होकर पदार्थ में बदल गए, मानो कोई दिव्य प्रकाश फूट पड़ा हो। स्विश, उसकी निगाहें घूम गईं और बबलू के नीचे की ओर फैले पंजे की रोशनी को चीरती हुई निकल गईं। यी का हमला वास्तव में अप्रभावी था। हाँ, बबलू की भौहें तन गईं, उसे लगा कि उसका सामना एक दुर्जेय शत्रु से हो गया है। वाह! अगले ही क्षण उसने बड़े बर्तन को घुमाया और उसे नीले बालों वाली महिला की ओर दबा दिया। अरे, तुम तो बहुत जिद्दी हो रही हो। नीले बालों वाली महिला मुस्कुराई, फिर अपना जैद जैसा हाथ उठाया और एक लाल लंबा कोड़ा प्रकट हुआ। लंबा चाबुक चमक रहा था, मानो कोई चांदी का सांप टिमटिमा रहा हो और शून्य में घूमते हुए लाल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। तभी एक विशाल पक्षी प्रकट हुआ। यह एक अग्निलुवान था जिसकी विशाल आभा फैल रही थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और विशाल कड़ाही की ओर झपटा। वाह! एक तेज हवा चली और विशाल पक्षी ने वास्तव में यी के हमले को रोक दिया। हालांकि लंबा कोड़ा कांप उठा और उसे भी पीछे धकेल दिया गया। डोंग डोंग, नीले बालों वाली लड़की पीछे हट गई, जाहिर है कि उसे बढ़त नहीं मिल पाई। इस बीच युवकों ने बबलू के नियंत्रण से बचने का अवसर लिया। तीनों युवक तेजी से नीले बालों वाली लड़की के पीछे खड़े हो गए। ये छोटा सा जानवर बहुत अजीब है, तीनों युवकों ने कहा। आमात्मिक जानवरों में तो एक क्षमता बिल्कुल नहीं होती। यह एक पवित्र जानवर हो सकता है। फैजल की आंखें सिकुड़ गईं जब वह बोला, एक पवित्र जानवर। ये सुनकर नीले बालों वाली लड़की की मनी सी आंखें चमक उठीं और उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान उभर आई। बड़ी बहन के पास आओ, बड़ी बहन तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी, ठीक है? नीले बालों वाली लड़की की आवाज़ मीठी थी जब वह बबलू की ओर कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। हाँ, बबलू ने छोटे से कड़ाई को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था, उसकी निगाहें दूसरी दिशा में थीं, उसे अनदेखा कर रही थीं। ये देखकर नीले बालों वाली लड़की ने भौहें सिकोड़ लीं। इस छोटे से जानवर को क्या हो गया है? वह इतनी सुंदर और आकर्षक थी, ये छोटा जानवर उसे कैसे पसंद नहीं कर सकता था? आप लोग कौन हैं? तभी एक युवक औषधीय उद्यान में आया। हाँ, नवागंतुक को देखकर बबलू का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा और वह छोटा सा साथी एक सफ़ेद रोशनी में बदल गया जो चारों ओर फैल गई। अंततः ये नवागंतुक के कंधे पर उतरा। ये युवक स्वाभाविक रूप से रुद्र था। तुम इसके मालिक हो। नीले बालों वाली महिला की आंखें ऊपर उठी, उसने रुद्र की ओर देखा, उसकी निगाहों में अहंकार का भाव था। ये सही है। रुद्र ने सिर हिलाया, उसकी नज़र हल्के से नीले बालों वाली लड़की और युवकों पर घूम रही थी। अभी अभी वह दिव्य विनाश कला को तोड़कर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर के क्षेत्र में पहुंच गया था। जैसे ही रुद्र बबलू को ढूंढने वाला था, उसे खबर मिली कि कोई औषधीय उद्यान में आया है। बिना विस्तृत जानकारी पूछे वह यहाँ आ गए। तुम लोग कौन हो? रुद्र ने कठोर चेहरे के साथ कहा, मेरे औषधीय बगीचे में घुसकर क्या तुम यहाँ जड़ी बूटियां चुराने आए हो? ये सुनकर बबलू की आंखें घूम गईं और वह तुरंत बोल पड़ा। उसके छोटे पंजे लगातार इशारे कर रहे थे, मानो कह रहे हों, ये सही है, ये लोग जड़ी बूटियां चुराने आए थे और इसने उन्हें पकड़ लिया। बोलते समय उस छोटे से साथी की आंखों में एक चालाक चमक भर गई। अब वह अंततः उन सभी जड़ी बूटियों का दोष इन कुछ लोगों पर डाल सकता था जो उसने खाई थीं। जड़ी बूटियां चुरा रहे हो, और ढेर सारी। बबलू के शब्दों से रुद्र इस नतीजे पर पहुंचा। क्या बहुत कुछ चुरा लिया? मैं तो बस अंदर आ गया। युवक झल्ला उठे, ये कैसा छोटा जानवर है? इससे वास्तव में उनकी बदनामी हुई। दूसरी ओर नीले बालों वाली लड़की के सुंदर चेहरे पर ठंडक का भाव दिखाई दिया और जब उसने रुद्र को देखा तो उसकी आंखों में एक चुनौतीपूर्ण चमक उठी। तुम रुद्र हो? नीले बालों वाली लड़की का स्वर थोड़ा ठंडा था, उसमें पहले वाली चंचलता नहीं थी। ये सही है, रुद्र ने कहा, मैं रुद्र हूँ, स्वर्गीय मार्शल मंडप का वर्तमान स्वामी। आप स्वर्गीय मार्शल मंडप के स्वामी? तीनों युवकों ने घुरघुराहट के साथ कहा। उन्होंने रुद्र की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। स्टॉप्ड, आप 18 वर्ष की आयु के बाद ही कोर फॉर्मेशन दायरे के 9वें स्तर तक पहुंचे हैं। स्वर्गीय मार्शल मंडप में प्रवेश करने का आपको क्या अधिकार है? ये सही है, जब हमारे मार्शल संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग आपकी उम्र के थे तब वे पहले ही अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र में कदम रख चुके थे। इन सभी लोगों के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ईशान ने कहा, उसका स्वर विषैला था। वह अभी भी बबलू द्वारा पहले पीटे जाने से चक्कर खा रहा था और चाहता था कि वह रुद्र को सबक सिखा सके। क्या तुम जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे हो? उनके हाव भाव देखकर रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं। वह इस बात से विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। जब से उसने स्वर्गीय मार्शल मंडप के महत्व को जाना, तब से रुद्र जानता था कि ऐसी चीजें अपरिहार्य थीं। हालांकि ये लोग उसे उकसाने के लिए सक्रिय रूप से उसकी तलाश करेंगे, यह उसकी उम्मीद से परे था। ये सही है, हम यहाँ परेशानी पैदा करने आए हैं, तो क्या हुआ? ईशान की आंखें ऊपर उठ गईं और वह चिल्लाया। अभी अभी बबलू ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था और उसका सिर अभी भी घूम रहा था।
वह गुस्से से भरा हुआ था और रुद्र को देखकर काश वह उस युवक को पीटकर अपनी भड़ास निकाल पाता। बाकी दोनों भी गुस्से में दिख रहे थे। इस बार ये वाकई बहुत बुरा था। उन्हें एक छोटे जानवर ने बिना किसी कारण के पीट दिया था। यह एक ऐसा अपमान था जिसे वे सहन नहीं कर सके। क्या आप मुसीबत की तलाश में हैं? रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, उसके वस्त्र हवा के बिना हिल गए और एक तेज आभा उसके शरीर में फैल गई। अच्छा, बाहर आओ और लड़ो। रुद्र के शब्द सरल थे। समूह को देखने के बाद वह चिल्लाया। फिर वह जड़ी बूटियों के बगीचे से बाहर चला गया और पीछे कुछ भ्रमित युवकों को छोड़ गया जो एक दूसरे को देख रहे थे। ये लड़का कितना दबंग है। ईशान और बाकी लोगों ने आश्चर्य से भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह नवदीक्षित युवक इतना दबंग होगा, यहाँ तक कि उन्हें सीधे लड़ने की चुनौती देने की भी हिम्मत करेगा। क्या वह सचमुच खुद को अजेय समझता था? ठीक है, यह एक लड़ाई है। ईशान और अन्य लोगों की आंखें ठंडी हो गईं और वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। नीले कपड़े पहने लड़की भी मुंह बनाकर जड़ी बूटी वाले बगीचे से बाहर चली गई। जड़ी बूटियों के बगीचे के बाहर एक हल्की सी सोंधी सोंधी खुशबुली हवा बह रही थी। रुद्र पास खड़ा शांति से उन युवकों को देख रहा था। उसके कंधे पर बबलू की आंखें संकुचित हो गईं, क्रूरता से चमक रही थीं और वह भी समूह को ठंडेपन से देख रही थी। छोटे से लड़के के पंजे में अभी भी एक छोटा सा बर्तन था जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार दिख रहा था। यह आदमी वास्तव में इस छोटे जानवर का मालिक है। नीले बालों वाली लड़की का दिल बबलू की शक्ल देखकर नफरत और गुस्से से भर गया। इतना प्यारा सा जानवर इस रुद्र का कैसे हो सकता है? उसने अपने दांत भींच लिए और चाहा कि काश वह उसे छीन ले। नीले बालों वाली लड़की की नज़र में रुद्र स्पष्ट रूप से एक खलनायक था जिसने उसके वरिष्ठ भाई के साधना स्थान पर कब्जा कर लिया था। चिंता मत करो छोटी बहन, यदि तुम्हें ये छोटा जानवर पसंद है तो हम इसे पाने में तुम्हारी मदद करेंगे, उसके बगल में खड़े कुछ लड़कों ने कहा। वे नीले बालों वाली लड़की के विचारों को समझ गए थे और खुशामद करने की कोशिश कर रहे थे। फैजल, हालांकि, गंभीर भाव से रुद्र को गौर से देख रहा था। न जाने क्यों इस युवक ने उसे एक अथाह एहसास दिया। कौन आगे बढ़ना चाहता है? रुद्र की निगाहें तिरस्कारपूर्ण थीं, उसका स्वर पूरी तरह से दबंग था। ये देखकर तीनों युवकों की आंखें चमक उठीं, उनमें कुछ झिझक दिखाई दी। वे अभी भी उस छोटे जानवर द्वारा पहले पीटे जाने से थोड़ा सहमे हुए थे। हालांकि अभी वे अहंकारी थे, लेकिन जब असली लड़ाई की बात आई तो वे कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो एक साथ मेरे पास आओ। उनकी हिचकिचाहट देखकर रुद्र ने उदासीनता से कहा। क्या? ये सुनकर युवक क्रोधित हो गए। वे स्वर्गीय महल के प्रबल साधक थे, उन्हें इतना तुच्छ कैसे समझा जा सकता है? मैं तुमसे लड़ूंगा। ईशान आगे बढ़ा, उसके पूरे शरीर से एक चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। वाह, उनके वस्त्र नाच रहे थे जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। ये कोर फॉर्मेशन दायरे के 9वें स्तर का उतार चढ़ाव था जो एक प्राचीन आभा से उत्प्रोत था। 16 साल से कुछ ज्यादा उम्र का ये व्यक्ति पहले ही कोर फॉर्मेशन दायरे के 9वें स्तर तक पहुंच चुका था। ऐसी प्रतिभा वाकई अद्भुत थी। स्वर्गीय महल, लियू। ईशान ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका चांदी का वस्त्र हवा में लहरा रहा था। इस समय युवक की आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज हो गईं। अपना कदम बढ़ाओ। रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और वह शांति से ईशान को घूर रहा था। कोर फॉर्मेशन दायरे के 9वें स्तर में कदम रखने के बाद रुद्र अब एक राजसी आचरण प्रदर्शित कर रहा था, मानो वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता हो। घमंडी और अज्ञानी। रुद्र को अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे और पहले हमला करने की तैयारी न करते हुए देखकर ईशान की आंखें ठंडी हो गईं। एक ठंडी खर्राट के बाद उसकी त्वचा पर चांदी जैसी रोशनी टिमटिमा उठी। कांव कांव, एक हल्की चीख निकली और ईशान का पूरा शरीर चमकने लगा, मानो कोई दिव्य सारस प्रकट हो रहा हो। यह एक चांदी के रंग का सफेद सारस था जो ईशान के पीछे दिखाई दे रहा था। रजत क्रेन, एक अत्यंत शक्तिशाली प्राचीन आत्मा सारस, सारसों का राजा। किंवदंती है कि इसका शरीर चांदी के सार से परिष्कृत किया गया था, लगभग अविनाशी। यह एक शक्तिशाली रक्तरेखा थी। ईशान का रक्त क्यों बढ़ गया, जिससे एक चांदी का सारस प्रकट हुआ जो उसके पीछे तैरने लगा। वाह! जैसे ही रजत सारस के पंख हिले, शून्य में हवा में हलचल मच गई और ज्वार की तरह सभी दिशाओं में भारी उतार चढ़ाव आने लगे। जैसे ही यह आभा फैली, आसपास के युवक तुरंत पीछे हट गए। विशाल उतार चढ़ाव फैल गए, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को अपने में समाहित कर लिया हो। रुद्र के वस्त्र नाच उठे और उसका पूरा अस्तित्व आभा के उतार चढ़ाव में पूरी तरह डूब गया। एक प्राचीन तरंग ने उसकी नसों को स्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त कर दिया। प्राचीन वंश। रुद्र की भौहें थोड़ी ऊपर उठी, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। यह मार्शल संप्रदाय के किसी शिष्य से उनकी पहली मुलाकात थी और उन्होंने किसी प्राचीन वंश के व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इससे उसे सचमुच बहुत आश्चर्य हुआ। यह अवश्य जानना चाहिए कि गहन उत्पत्ति युद्ध क्षेत्र में प्राचीन रक्त वंश वाले 100 संप्रदायों में से बहुत कम लोग ही थे।
हालांकि रुद्र ने इस प्राचीन आभा से कोई डर नहीं दिखाया। वह शांत रहा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, वह भी सामने की ओर देख रहा था। लेकिन इस समय रुद्र की आभा अलौकिक थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय का आभास दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर की हवा उसके साथ एक हो, अविभाज्य हो, बिना किसी बाधा के उसके पास से बह रही हो। अब जब वह कोर फॉर्मेशन दायरे के 9वें स्तर पर पहुंच गया था, तो रुद्र का दाव आकर्षण और भी अधिक स्वाभाविक हो गया। ये रुद्र है। उसके बगल में फैजल की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, रुद्र की आभा में परिवर्तन को महसूस करते हुए। दिव्य क्रेन विनाश। ईशान की आंखें चमक उठीं, उसके पूरे शरीर से एक तेज आभा निकल रही थी। वह ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अमर सारस जमीन से ऊपर उड़ रहा हो। कांव कांव, एक धीमी चीख गूंजी और एक विशाल चांदी का सारस बाहर आया। चांदी की क्रेन ने अपने पंख फैलाए, ईशान की आभा के साथ विलीन हो गई और रुद्र की ओर बढ़ी। स्विश, चांदी के सारस के पंख खुल गए और चांदी जैसी रोशनी फूट पड़ी जिसने एक विशाल क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। उसके पंख ब्लेड जैसे थे जो शून्य को चीरते हुए निकल रहे थे। एक पल में पंख रुद्र के बगल में दिखाई दिए। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि यदि उसे मारा जाता तो क्या ये युवक सीधे 2 टुकड़ों में कट जाता। स्वर्गीय महल से आए अन्य 2 युवक अपनी बाहें पार किए खड़े थे, मानो कोई शो देखने के लिए तैयार हों। वे ईशान की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। जब उसके चांदी के पंख खुलते थे तो वे आत्मा की कलाकृतियों को भी काट सकते थे, एक साधक की तो बात ही छोड़िए। अभी अभी बबलू द्वारा उन्हें पीटे जाने का कारण केवल ये था कि वे अचानक पकड़े गए थे और उनका मूलसार उस रहस्यमय शक्ति से बंधा हुआ था। अपने मूलसार और रक्त शक्ति से बंधे होने के कारण वे कैसे लड़ सकते थे? लेकिन अब बात अलग थी। ईशान अपनी वंशावली शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, तो उसकी तुलना आम लोगों से कैसे की जा सकती थी? पंख बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए ऊपर की ओर उड़ गए। उनमें उसके रक्त से प्रकट पंख थे और ईशान के अपने हाथों से बनाए गए पंख भी थे। इसे एक स्तरित हमला कहा जा सकता है जो अत्यंत शक्तिशाली है। हालांकि रुद्र इस बारे में बहुत शांत रहा और उसने कोई कदम उठाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। भिन्न भिन्न, जब तक पंख उसकी आंखों के ठीक सामने नहीं पहुंच गए तब तक रुद्र ने अंततः एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। मार्शल नदियों और पहाड़ों को चकनाचूर कर रहा है। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसके हाथ, जो उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, अंततः बाहर निकल आए। एक गोरी पतली हथेली दिखाई दी, फिर धीरे धीरे मुट्ठी में बंधी आगे की ओर प्रहार करती हुई। सब कुछ सरल, बहुत धीमा लग रहा था, लेकिन इसके भीतर एक गहन दाव आकर्षण निहित था। जैसे ही उसकी हथेली आगे बढ़ी, ऐसा लगा मानो स्वर्ग और धरती उसके साथ हिल गए हों। एक ही मुक्का, फिर भी इसने एक भव्य गति को संघनित कर दिया। धमाका, पहली रोशनी चमकी और एक चमकदार सुनहरा प्रकाश पैटर्न उभरा जो शानदार और आंखों को लुभाने वाला था। तभी सामने खड़े लोगों ने देखा कि मुट्ठी चांदी के पंख पर लगी। झनकार, जब मुट्ठी चांदी के पंख पर लगी तो जोरदार धमाका हुआ। चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी, मानो दिव्य आभा खिल उठी हो। सुनहरी और चांदी की रोशनियां आपस में गुथी हुई, जीवंत और रंगीन। टक्कर के समय शून्य कांप उठा, मानो वह अंदर धंस गया हो। गड़गड़ाहट, विस्फोट की आवाज गूंज उठी, कानफोड़ू हो गई और आकाश का वह हिस्सा कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि इस प्रहार में सचमुच पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर करने की शक्ति थी। शून्य में प्रकाश की एक चमक, सुनहरी मुट्ठी जैसी रोशनी फैल गई जिसमें पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर करने की गति थी। ईशान के पूरे शरीर की रक्त क्यूई नष्ट हो गई, चांदी की रोशनी मंद हो गई और उसका शरीर लगभग सुनहरे प्रकाश में डूब गया। विशाल उतार चढ़ाव ने उसे इतना हिला दिया कि उसका रक्त और क्यूई मंथन करने लगे और उसकी हड्डियां लगभग टूट गईं। वाह! अंततः इस व्यक्ति का शरीर कांप उठा और वह उड़ गया। प्रहार प्रहार, ईशान जमीन पर उतरा। 70 मीटर पीछे हटने के बाद उसने खुद को स्थिर किया, प्रत्येक कदम एक छाप छोड़ रहा था। जब अंततः उसने अपने आप को संभाला तो उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। उसने लगभग पूरा खून थूक दिया। कनिष्ठ भाई ईशान हार गए। उनके बगल में खड़े दोनों युवक आश्चर्यचकित थे। ये तो केवल पहला संघर्ष था और कनिष्ठ भाई ईशान को उड़ा दिया गया, लगभग बिना किसी प्रतिरोध के। दूसरी ओर सामने बैठा युवक अभी भी अपने हाथ पीछे बांधे हुए था। उसकी निगाहें घृणा से इधर उधर घूम रही थीं, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रुद्र ने खुद पर कोई जोर भी नहीं लगाया था। वे दोनों कोर फॉर्मेशन दायरे के 9वें स्तर पर थे, तो फिर इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि रुद्र ने बस लापरवाही से मुक्का मारा था। क्या वह सचमुच इतना ताकतवर है? दोनों युवकों ने एक दूसरे को देखा। इस रुद्र में वास्तव में कुछ क्षमता है, फैजल ने कहा। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, उसका स्वर थोड़ा गंभीर था। ईशान तो बहुत बेकार है, नीले कपड़े पहने लड़की ने थोड़ा क्रोधित होकर कहा। छोटी लड़की बहुत उदास दिख रही थी। ईशान उतरा, उसका मन भी बेहद उदास था। उसे लग रहा था कि उसने अभी अभी तो पूरी ताकत झोंक दी थी, तो फिर उसे इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है।
नहीं, मैं इस तरह नहीं हार सकता। ईशान की आंखें सिकुड़ गईं, उसने अपने दांत पीस लिए और उसका पूरा शरीर रक्त की उई से भर गया। यदि वह इस तरह हार गया तो उसकी छोटी बहन शायद उसकी ओर फिर कभी नहीं देखेगी। मेरे दिव्य सारस शरीर को सघन करो। ईशान की आंखें सिकुड़ गईं, उसका पूरा शरीर चांदी की रोशनी से चमक उठा और उसके पीछे पंख प्रकट हो गए। इस समय वह एक दिव्य सारस की तरह लग रहा था, उसका शरीर स्वाभाविक रूप से हवा में तैर रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो 100 झांक पंखों वाला एक चांदी का सारस शून्य में चक्कर लगा रहा हो। फुफ फुफ, सिल्वर क्रेन के पंख फड़फड़ाने लगे, जिससे भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। उतार चढ़ाव के कारण दूर से देख रही कुछ महिला औषधि विक्रेता चिंतित हो गईं। क्या मंडप स्वामी इस व्यक्ति को हरा सकते हैं? कई महिला औषधि विक्रेता मन ही मन सोच रही थीं। यद्यपि उनकी ताकत अधिक नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि ईशान ने अपनी रक्त शक्ति को पूरी तरह सक्रिय कर लिया था। इस क्षण उसने अपने रक्त शरीर को प्रकट कर दिया था, अपने वास्तविक शरीर के साथ विलीन हो गया था और स्पष्ट रूप से अपनी सबसे मजबूत युद्धावस्था में पहुंच गया था। स्टॉप्ड। शून्य में एक चांदी का सारस प्रकट हुआ, जो चमकदार चांदी का प्रकाश बिखेर रहा था। चारों ओर देखने पर ईशान का आकार कहीं दिखाई नहीं दिया। इस क्षण ईशान एक दिव्य सारस में परिवर्तित हो गया था। चांदी का सारस हवा में चक्कर लगा रहा था, उसकी आंखें चांदी की रोशनी से चमक रही थीं, जो ब्लेड की तरह तेज थीं और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली आभा उत्सर्जित कर रही थीं। इसके पंख पारदर्शी और सजीव थे तथा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थे। दिव्य क्रेन आकाश को चीरता है। एक तेज चीख गूंजी जब लियू एक दिव्य सारस के रूप में नीचे रुद्र की ओर झपटा। शून्य में चांदी के सारस ने अपने पंख फैलाए, अपने विशाल फैलाव से एक भयानक तूफान मचा दिया। एक तूफान पूरे पहाड़ की खोह में फैल गया और एक तेज धारा बह निकली, मानो आकाश और धरती को लील जाएगी। उसी समय दो नुकीले पंजे आकाश को चीरते हुए नीचे की ओर लपके। पंख ब्लेड जैसे थे, जो शून्य को चीरने में सक्षम प्रतीत होते थे, जिससे भय उत्पन्न होता था। जब वे तीखे पंजे नीचे उतरते थे तो ऐसा लगता था मानो पहाड़ और नदियां भी कुचल दी जाएंगी, एक ऐसा आभामंडल जिसे देखकर डर के मारे कांप उठता था। चमकदार चांदी जैसी रोशनी फैल गई, जिसने लगभग पूरे पर्वतीय क्षेत्र को ढक लिया। यह ईशान का पूर्ण शक्ति प्रहार था। इस समय चांदी की रोशनी खिल उठी, जिसने पूरी तरह से रुद्र को घेर लिया। हवा में एक भयावह आभा फैल गई, जिससे खतरनाक उतार चढ़ाव का आभास हो रहा था। ये रुद्र की देखभाल के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? उनके बगल में खड़े दो युवकों ने धीरे से कहा। फैजल की आंखें प्रत्याशा से भर गईं। ईशान के इस प्रहार का सामना उसी रैंक के कुछ ही लोग कर सकते थे। नीले बालों वाली लड़की अपने होठों को भींचे हुए ध्यान से सामने देख रही थी। यदि उसने आज इस व्यक्ति को, जो वरिष्ठ भाई शाओफेन के साधना स्थल पर था, उचित रूप से सबक नहीं सिखाया तो वह दुखी होगी। रक्त शक्ति से युक्त सारस शरीर विकसित करना चेन हाओलोंग द्वारा अपने बाढ़ग्रस्त ड्रैगन शरीर को संघनित करने के समान है। ईशान के पूर्ण शक्ति प्रहार का सामना करते हुए रुद्र शांत रहा। मूल संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचकर इस व्यक्ति की शक्ति वास्तव में अच्छी थी और उसका रजत सारस शरीर भी असाधारण था। अतीत में इस व्यक्ति का सामना करते समय रुद्र को अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने पड़ते, लेकिन अब जब वह मूल संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका था तो उसकी साधना किसी भी तरह से इस व्यक्ति से कमतर नहीं थी, इसलिए रुद्र को बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। मेरी लड़ाई का इरादा गाढ़ा करो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी चेतना के सागर में युद्ध की मार्शल आत्मा झिलमिला उठी और एक विशाल युद्ध की भावना फूट पड़ी। युद्ध का इरादा गहन था, जिसने उसे पूरी तरह से सशक्त बना दिया, जिससे रुद्र की आभा एक पल में बढ़ गई। वाह! युद्ध की भावना से प्रेरित होकर रुद्र के वस्त्र हवा में लहराने लगे। फिर सभी ने उसे अपने पैर से जमीन से धक्का देते हुए बिजली की तरह आगे बढ़ते हुए और आगे के शून्य की ओर उड़ते हुए देखा। फिर उसकी मुट्ठी हिली और सीधे पंख फड़फड़ा रहे चांदी के सारस पर वार किया। कांव कांव! रुद्र को आते देख चांदी के सारस ने एक लंबी चीख मारी और उसकी तीखी चोंच ने उस पर चोंच मार दी। उस प्रहार के बल से रिक्त स्थान में गड्ढा बन गया और जहां भी तेज चोंच गुजरती वहां एक विकृत लहर उत्पन्न हो जाती। उसी समय उसके पंखों ने भी दिशा बदल दी और रुद्र पर हमला कर दिया। चमकते चांदी के पंजे भी एक साथ बाहर निकल आए। एक साथ कई हमले हुए, जिनमें से प्रत्येक में पहाड़ों और नदियों को तोड़ने की क्षमता थी, जिससे बचना असंभव हो गया। ये कल्पना करना कठिन था कि समान श्रेणी में कौन इस चुनौती का सामना कर सकता है, लेकिन रुद्र ने कोई डर नहीं दिखाया। वह शून्य में उड़ गया और बाहर निकल गया। यह एक साधारण मुक्का था, लेकिन जब उसने इसे छोड़ा तो एक विशाल युद्ध की मंशा, एक सघन मार्शल दाव सच्चे इरादे के साथ सामने आई। युद्ध की तीव्रता तीव्र थी, जो आत्मा को झकझोर देती थी, एक अदम्य अनुभूति देती थी। मार्शल दाव का सच्चा इरादा उमड़ पड़ा, उस मुक्के की शक्ति के साथ जो पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर सकता था। जहां भी मुक्के का इरादा गुजरा, सामने की चांदी की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। धमाका!
एक जोरदार धमाका हुआ और शून्य कांप उठा। ईशान की गति अवरुद्ध हो गई। फिर नीचे के लोगों ने देखा कि रुद्र की आभा इंद्रधनुष की तरह बढ़ रही थी। उसकी सुनहरी चमकती मुट्ठी पहले से ही चांदी के क्रेन के शरीर पर प्रहार कर रही थी। मुट्ठी चमक उठी और जैसे ही वह चांदी के सारस के पास पहुंची, वह फैल गई। अंत में एक जोरदार धमाका हुआ और चांदी जैसी रोशनी बिखर गई। चांदी के सारस के पंजे, चोंच और विशाल पंख सब चांदी की रोशनी के कणों में बदल गए। गौर से देखने पर एक युवक शून्य में पीछे की ओर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जो बिल्कुल अस्त व्यस्त दिख रहा था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। धम्म। अंततः ईशान नीचे उतरा। उसकी आभा कमजोर थी, वह एक क्षण के लिए भी खड़ा नहीं हो सका। इतना मजबूत। ईशान उतरा। उसकी आंखें आगे देख रही थीं। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, लेकिन एक तेज दर्द ने उसे जकड़ लिया। अंत में वह केवल वे दो शब्द ही बोल पाया। टूटी हड्डियों के तीव्र दर्द के कारण वह अधिक कुछ कहने में असमर्थ हो गया। शून्य में प्रकाश पीछे हटने लगा। जड़ी बूटी के बगीचे के बाहर खुले स्थान में कई आंतरिक शिष्य अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। ईशान ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, अपनी रक्त शक्ति से एक क्रेन शरीर को संघनित कर दिया था, फिर भी वह जीत नहीं सका। दूसरी ओर रुद्र उतरा। उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे। सब कुछ बहुत शांत और सहज था। लगता है इस लड़के में वाकई कुछ क्षमता है। दोनों युवकों ने एक दूसरे को देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा। वे भी असाधारण थे। उनकी ताकत ईशान के समान थी। भले ही वे ईशान से लड़े, उन्हें विश्वास नहीं था कि वे इतनी आसानी से जीत पाएंगे। वे रुद्र को कम आंकने का साहस कैसे कर सकते थे, जिसने ईशान को इतनी आसानी से हरा दिया था। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह युवक सचमुच असाधारण था। फैजल ने कुछ नहीं कहा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। वह पहले ही मूल संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुके थे। उन्हें एक मजबूत विशेषज्ञ माना जाता था। हालांकि दूसरी तरफ रुद्र बहुत शांत दिखाई दिया, जिससे एक गहन और अथाह भावना प्रकट हुई। इसलिए भले ही फैजल मजबूत था, उसने रुद्र को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उनके बगल में खड़े दो युवकों ने जल्दी से ईशान को ऊपर आने में मदद की। उनके बगल में खड़ी नीले बालों वाली लड़की ने ईशान को इतनी बुरी तरह पराजित होते देख गुस्से से उसके गाल फूल गए। छोटी जूनियर बहन, मैं। नीले बालों वाली लड़की को गुस्से में देखकर लियू, जिसे उठने में मदद की जा रही थी, उसके चेहरे पर एक कड़वी अभिव्यक्ति थी। ये रही युवान साधना की गोली। नीले बालों वाली लड़की ने एक गोली फेंकी और हल्की सी शिकायत करते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था कि खूब लगन से साधना करो, पर तुमने मेरी एक न सुनी, बस मेरे पीछे पीछे घूमते रहे। देखो, तुम एक नए शिष्य को भी नहीं हरा सकते, कितनी शर्म की बात है। छोटी लड़की उदास दिख रही थी, लेकिन ईशान को घायल देखकर उसे कुछ दया भी आई। ईशान के चेहरे पर कड़वाहट थी। फिर उसने कहा, मैं अब से निश्चित रूप से लगन से खेती करूंगा। ईशान ने अपनी छोटी बहन की सारी बातें सुनी। छोटी बहन, चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इसी समय एक और युवक आगे आया। ये सुनहरे वस्त्र पहने एक युवक था, लगभग 17 साल का। उसकी आंखें तेज थीं, मानो ब्लेड शून्य को चीर रहे हों और एक भयावह आभा बिखेर रहे हों। इस समय उसकी साधना स्पष्ट रूप से मूल संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर की महान पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। उनकी साधना ईशान की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। इस व्यक्ति को आगे बढ़ते देख रुद्र शांत रहा। मूल संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर की महान पूर्णता वास्तव में बहुत मजबूत। हालांकि अगर वह रुद्र को धमकाना चाहता था तो उसे उसकी युद्ध शक्ति देखनी होगी। सुनहरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें झपक रही थीं और उसके हाथों में शक्ति आ रही थी। वाह! आकाश और पृथ्वी अचानक बदल गए और चमकदार सुनहरी रोशनी उस आदमी की ओर एकत्रित होने लगी। एक तीव्र आभा हवा में फैलने लगी, जिससे अत्यंत तीव्र अनुभूति होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह आभा शून्य को चीर सकती है। यह एक स्वर्ण आत्मा शरीर है। रुद्र की आंखें संकुचित हो गईं, आदमी की काया को महसूस करते हुए। एक बार जब किसी आत्मा शरीर का मूल्य एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो उस गुण की मौलिक ऊर्जाओं के लिए एक अत्यंत मजबूत आकर्षक बल होगा। ये व्यक्ति मूल संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका था और उसका शरीर भी असाधारण था, जिसमें आत्मा शरीर का मूल्य 87% था। ऐसी काया पहले से ही काफी अच्छी थी। अनंत सुनहरी रोशनी इकट्ठा हुई और आदमी ने अपनी हथेली घुमाई तो एक सुनहरा भाला दिखाई दिया। एक विशाल धात्विक आभा उसमें विलीन हो गई। वाह! सुनहरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने गहरी सांस ली और शून्य कांप उठा, मानो हलचल मच गई हो। अस्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था मानो उसकी हर सांस स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अपने अंदर खींच रही हो। उनकी आभा भी चरम पर पहुंच गई थी। मार डालो! सुनहरे वस्त्र पहने आदमी ने अपना लंबा भाला पकड़ा हुआ था। उसका शरीर मानो सुनहरे सागर में लिपटा हुआ था। उसने अपना पैर हिलाया। उसका शरीर बाढ़ के अजगर की तरह था और उसने अपना भाला रुद्र की ओर फेंका। स्विश! भाले की रोशनी बहुत तेज थी। जहां भी वह गुजरती, वहां लहरें उठती और शून्य मुड़ जाता। वाह!
तेज बल ने हवा को चीर दिया, एक सीटी जैसी आवाज निकाली और हवा का प्रवाह तेज ब्लेड की तरह रुद्र की ओर बढ़ गया। मेरे दिल में मार्शल आर्ट सब कुछ तोड़ सकता है। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तीखे भाले का सामना करते हुए धीरे से कहा। धमाका। फिर उसने तीखे भाले से टकराने का इरादा करते हुए मुक्का मारा। मुट्ठी चमक उठी और उसके अंदर आग के नमूने दिखाई देने लगे। प्रकाश चमका, जिससे चमकदार सुनहरी रोशनी बिखर गई और फिर वह लंबे भाले से टकराया। झनकार, एक जोरदार आवाज गूंजी, शून्य कांप उठा और एक सुनहरी लहर उठी जिसने सभी दिशाओं को हिला दिया। ये भयानक उतार चढ़ाव एक प्रचंड ज्वार की तरह थे, अत्यंत भयावह। दूर खड़ी जड़ी बूटी बेचने वाली लड़कियों को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी रक्तवाहिकाएं फटने वाली हैं। यहाँ तक कि घूमती हुई ताकतों ने भी उन्हें भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि ईशान और अन्य लोगों ने भी अपने डैन युआन को सक्रिय कर लिया और खुद को मजबूती से सुरक्षित कर लिया। मूल संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर से किया गया ये हमला वास्तव में आश्चर्यजनक था। और इसी क्षण एक बिजली चमकी और सुनहरे वस्त्र पहने आदमी का बाघ जैसा मुंह कांप उठा और लंबा भाला वास्तव में उसके हाथ से उड़ गया। वाह! लंबा भाला उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी का शरीर पीछे की ओर उड़ते हुए मानो किसी तेज धारा में डूब गया। उफ़! जब वह नीचे उतरा तो उसके मुंह से खून भी बह निकला। फिर से हार गए, ये देखकर स्वर्गीय हॉल के कुछ युवकों ने भौहें चढ़ाईं। नीले वस्त्रधारी लड़की की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका सामना एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। पहाड़ की खोह में प्रकाश फैल गया और रुद्र की आकृति सभी की दृष्टि में प्रकट हुई। वह शांत दिख रहा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और एक प्यारा बर्फ सफ़ेद छोटा जानवर उसके कंधे पर बैठा था। कभी कभी हल्की हवा चलती जिससे उसके बाल हवा में लहराने लगते। यह मंडप मास्टर रुद्र अद्भुत है। क्या असाधारण उपस्थिति है। ये देखकर कई जड़ी बूटी बनाने वाली लड़कियों ने प्रशंसा व्यक्त की। अभी अभी हुई 2 लड़ाइयों में शुरू से अंत तक रुद्र बहुत शांत था, वह अलौकिक और पारलौकिक प्रतीत हो रहा था। ऐसा व्यक्ति इन जड़ी बूटी लड़कियों को कैसे मोहित नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास इतनी ही युद्ध शक्ति है तो मुझे लगता है कि तुम वापस जा सकते हो। रुद्र की आंखें तिरस्कार से भरी थीं, उसने शांति से उन पर अपनी नज़र घुमाई। अगर तुम परेशानी पैदा करना चाहते हो तो कुछ और साल साधना करो। उसके शब्द शांत थे, तिरस्कारपूर्ण नहीं। यह एक प्रकार का आत्मविश्वास था। ऐसे लोग सचमुच उसे धमकी नहीं दे सकते थे। रुद्र के शब्द हल्के थे, लेकिन स्वर्गीय हॉल के कुछ युवाओं के कानों के लिए वे निस्संदेह अपमानजनक थे। वे उकसाने और परेशानी पैदा करने आए थे, लेकिन परिणाम बहुत शर्मनाक रहा। घमंड मत करो। मुझे, इस युवती को, तुम्हें सबक सिखाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर भाई शाओफेंग के स्वर्गीय मार्शल पवेलियन पर कब्जा करने की। नीले बालों वाली लड़की ने अपने होंठ भींच लिए और एक हल्की चीख निकाली। उसने अपना जैद जैसा हाथ उठाया और उसमें एक लाल कोड़ा दिखाई दिया। यह एक हड्डी का कोड़ा था जिसे स्पिरिट फीनिक्स की रीढ़ से परिष्कृत किया गया था। हड्डी लाल जैद की तरह थी जिसमें से प्राचीन आभा का उतार चढ़ाव फैल रहा था। इस समय नीले बालों वाली लड़की के हाथ में यह उसके नीले बालों के साथ मिलकर ऐसा एहसास दे रहा था मानो कोई योगिनी नाचने वाली हो। नीले बालों वाली लड़की ने जानवरों की खाल से बनी एक छोटी जैकेट पहनी हुई थी जो उसके उग्र शरीर को और भी अधिक उभार रही थी। इस समय उसने एक चमड़े का कोड़ा पकड़ रखा था, उसके होंठ भींचे हुए थे जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सुंदरी है जो किसी जंगली जानवर को कोड़ा मारने जा रही है। नीले बालों, नीली आंखों वाली मनमोहक और जीवंत लड़की को चाबुक पकड़े हुए देखना रुद्र को मनोरंजक लगा। इतनी सुंदर लड़की इतनी कठोर क्यों होगी? छोटी बहन, मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई दुश्मनी है ना? नीले बालों वाली लड़की को होंठ भींचे खूंखार अंदाज में देखकर रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। ये लड़की ऐसी क्यों लग रही थी जैसे उसके मन में कोई गहरी रंजिश हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे जानता ही नहीं था। ये कोड़ा लो। नीले बालों वाली लड़की ने अपने होंठ भींच लिए। बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसके जैद जैसे हाथ में कोड़े से स्पष्ट उतार चढ़ाव निकल रहे थे जिससे वह एक जंगली छोटी राजकुमारी की तरह लग रही थी, प्यारी भी और डरावनी भी। वाह! रुद्र के और कुछ कहने की प्रतीक्षा किए बिना लड़की ने अपना जैद हाथ हिलाया और लंबा कोड़ा नाचता हुआ उस पर टूट पड़ा। लंबा चाबुक शून्य को चीरता हुआ मानो कोई लाल लकीर अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल रही हो। पहले तो ये बस एक रोशनी की लकीर थी, लेकिन सीटी की आवाज के बाद एक ज्वलंत फीनिक्स प्रकट हुआ मानो चाबुक से निकल रहा हो और एक भयानक आभा लिए हुए नीचे झपटा। कांव कांव, एक धीमी चीख निकली और एक विशाल उग्र फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए और रुद्र पर झपटा। उग्र फीनिक्स आक्रामक था, उसका पूरा शरीर आग की लपटें उगल रहा था, मानो वह सब कुछ नष्ट कर देना चाहता हो। लंबा कोड़ा आध्यात्मिक सांप की तरह नाच रहा था जो शून्य को भेदने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। यह एक बहुत शक्तिशाली प्रहार नहीं था, लेकिन इसमें निहित शक्ति मूल संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर के साधकों को सावधान करने के लिए पर्याप्त थी।
यह नीले वस्त्रधारी लड़की स्पष्ट रूप से मूल संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर की महान पूर्णता तक पहुंच गई थी। तुम्हारी साधना अच्छी है, लेकिन तुम्हारी आक्रमण शक्ति थोड़ी कमजोर है। रुद्र शांति से मुस्कुराया। चमकते लंबे चाबुक और राजसी उग्र फीनिक्स का सामना करते हुए वह बेहद शांत रहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर अचानक अपनी हथेली से वार किया। टकराना। जैसे ही रुद्र ने अपनी हथेली से प्रहार किया, आकाश और पृथ्वी उसके साथ हिलने लगे। उसकी हथेली चमक उठी, मानो सैकड़ों फीट आकार की एक विशाल हथेली में परिवर्तित हो गई हो, जो आकाश और पृथ्वी को फाड़ने में सक्षम हो। केवल एक हथेली के प्रहार से सामने की लपटें बिखर गईं और विशाल स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा पूरी तरह से पीछे हट गई। फिर एक चमकती हुई रोशनी के साथ ज्वलन फीनिक्स आग की लपटों में बदल गया और विलुप्त हो गया। ड्रैगन को वश में करने वाला हाथ। जैसे ही ज्वलन फीनिक्स विलुप्त हुआ, रुद्र की हथेली आगे बढ़ी, आग की लपटों में पहुंच गई, मानो समुद्र से कुछ तोड़ रही हो। अगले ही पल रुद्र की हथेली कांपी और अनंत लपटें बिखर गईं। गौर से देखने पर पता चला कि उसने अपने हाथ में लाल रंग का एक लंबा कोड़ा पकड़ रखा था। लंबे कोड़े की पकड़ में होने के कारण नीले बालों वाली लड़की चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। इस समय नीले बालों वाली लड़की अपने होठों को भींचे हुए बहुत निराश दिख रही थी। उसने अभी अभी एक चाल चली थी और उसका लंबा चाबुक पहले ही उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा छीन लिया गया था। उसने जोर से खींचा, लेकिन लंबा कोड़ा मानो लोहे के चिमटे से जकड़ा हुआ था। चाहे उसने कितना भी बल लगाया, वह उसे 1 इंच भी हिला नहीं सकी। हम जल्दी से छोड़ो। नीले बालों वाली लड़की ने भौहें चढ़ाईं और गुस्से से सूंघा। रुद्र थोड़ा मुस्कुराया और उसकी हथेली अचानक ढीली हो गई। वाह! जैसे ही उसकी हथेली छूटी, नीले बालों वाली लड़की का शरीर जड़ता के कारण अचानक पीछे की ओर उछल गया। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई, लगभग जमीन पर गिर गई, काफी अस्त व्यस्त दिख रही थी। हम्फ! नीले बालों वाली लड़की ने खुद को संभाला और रुद्र को घूरा। यह आदमी बहुत ही अशिष्ट था, है न? छोटी बहन, वापस जाओ और कुछ और साल प्रशिक्षण लो। लड़की के गुस्से भरे भाव देखकर रुद्र को यह थोड़ा मजेदार लगा और उसने कहा, तुम्हें ही वापस जाकर कुछ और साल प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। रुद्र द्वारा इस तरह का मां के जाने पर नीले बालों वाली लड़की के गाल गुस्से से और भी ज्यादा फूल गए। उसने रुद्र को घूरा और उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा कोड़ा हिल गया। 9 स्वर्गों का फीनिक्स नृत्य। नीले कपड़े वाली लड़की ने अपना लंबा कोड़ा उठाया और रुद्र पर वार किया। ये देखकर रुद्र मंद मंद मुस्कुराया, एक कदम उठाया और एक ही हथेली के प्रहार से चाबुक की छाया को पीछे हटा दिया। अब युद्ध मार्शल आत्मा की शक्ति उसके भीतर समाहित हो जाने के कारण रुद्र की युद्ध शक्ति एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी। उनके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम एक अपराजय आभा बिखेरता था। चाबुक की छाया को पीछे हटाने के बाद रुद्र ने अपनी हथेली को पलटा और आसानी से चाबुक को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही रुद्र ने चाबुक पकड़ा, लड़की की आंखें चमक उठीं और उनके भीतर दिव्य आकृतियां उभरने लगीं। वाह! ऊर्जा की एक अस्पष्ट लहर फैल गई, जो स्वर्ग और पृथ्वी को अस्त व्यस्त करने में सक्षम प्रतीत हुई। नीले बालों वाली लड़की की आंखों में प्रकाश के पैटर्न सघन हो गए, जिससे एक दिव्य किरण फूट पड़ी। वाह! दिव्य किरण शून्य को भेदती हुई चमक उठी, मानो कोई टूटता हुआ तारा अंतरिक्ष में चमक रहा हो। लेकिन इस नज़र में वास्तव में एक भयानक आभा थी। टिमटिमाती दिव्य किरण में अजीबोगरीब प्रकाश पैटर्न थे। वह जहां भी गुजरती, शून्य मुड़ जाता और स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा भी अस्त व्यस्त हो जाती। रुद्र को एक अत्यंत खतरनाक आभा महसूस हुई। वाह! आश्चर्य से भरकर उसने जल्दी से अपने हाथ से लंबा कोड़ा छोड़ दिया और फिर तेजी से पीछे हट गया। वाह! हालांकि उसकी नज़र बहुत तेज थी। रुद्र अभी पीछे हटा ही था कि वह नज़र उसके पास आ गई, उसकी छाती और पेट को भेदने ही वाली थी। इतनी जल्दी! रुद्र चौंक गया। इस पल उसका शरीर शून्य में विलीन होता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे वह हर उतार चढ़ाव को महसूस कर पा रहा था। जब वह छिपता भी था तो उसका शरीर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता था। एक अकथनीय धड़कन के साथ वह समय पर दूसरों के हमलों से बच सकता था, लेकिन इस बार मामला अलग था। ये दृष्टि बहुत तेज थी और इससे एक स्पष्ट उतार चढ़ाव निकलता था जो स्वर्ग और पृथ्वी को अस्त व्यस्त कर सकता था। रुद्र की धारणा भी थोड़ी धीमी हो गई। वाह! नजरें अब तक हाथ की पहुंच में थीं। रुद्र का शरीर थोड़ा सा हिला, मानो शून्य में सरक रहा हो, इस प्रहार से बचने की कोशिश में। फिर भी उसकी दाहिनी भुजा अभी भी उस निगाह के बल से प्रभावित थी। वाह! उसके कपड़े फट गए, जिससे रुद्र की सुस्पष्ट मांसपेशियां दिखने लगीं। उसकी त्वचा पर एक ज्वलंत आकृति चमकी और गायब हो गई। बहुत करीब! रुद्र अपने दिल में थोड़ा चौंक गया। अभी अभी जो वार हुआ वह बहुत खतरनाक था। ऐसा उसकी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण भी था, वरना उसका हाथ लगभग अपंग हो जाता। इसके अलावा यदि उसने स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच की साधना नहीं की होती तो यह मात्र बल भी उसे हवा में खून बहाने के लिए पर्याप्त होता। ये लड़की सरल नहीं है, रुद्र ने शालीनता से कहा, और जब उसने नीले बालों वाली लड़की को देखा तो उसकी आंखों में गंभीरता का एक संकेत दिखाई दिया।
अभी अभी तो उस लड़की की एक झलक ने ही उसे लगभग बुरी तरह घायल कर दिया था। ऐसी दिव्य क्षमता सचमुच अद्भुत थी। ये कौन सी गुप्त कला है? रुद्र ने मन ही मन सोचा। ये टल गया। रुद्र को जमीन पर गिरते देख सिर्फ उसके कपड़े फटे हुए थे और उसे कोई चोट नहीं आई थी। नीले बालों वाली लड़की की आंखों में निराशा के भाव उभर आए। उसका अचानक हमला उसे चौंका देने वाला था, लेकिन चूंकि वह कामयाब नहीं हुआ, इसलिए बाद में उसके कामयाब होने की संभावना बहुत कम थी। हुश हुश, नीले बालों वाली लड़की ने कुछ और नहीं कहा। उसका लंबा चाबुक नाचता हुआ रुद्र पर टूट पड़ा। कांव कांव, एक ज्वलंत फीनिक्स पक्षी प्रकट हुआ जो शून्य में नाच रहा था तथा सब कुछ निगल जाने की धमकी दे रहा था। अरे छोटी बहन, तुम कोई और तरकीब क्यों न अपनाओ? रुद्र इस तरह के हमले से अवाक रह गया। उसने अपनी हथेली से वार किया और एक विशाल मार्शल दाव सच्चे इरादे से सीधे चकाचौंध करने वाली लपटों को चकनाचूर कर दिया और ज्वलंत फीनिक्स भी हवा में विलीन हो गया। रुद्र ने अपनी हथेली हिलाई और ज्वलंत कोड़ा पकड़ लिया। इतना घमंडी मत बनो। आग के चाबुक को अपनी मुट्ठी में लेकर नीले बालों वाली लड़की ने अपनी नाजुक भौहें उठाईं, हल्की सी सिसकारी भरी और फिर उसकी मनी सी आंखों में दिव्य आकृतियां उभर आईं और एक अस्पष्ट आभा फैल गई जिससे एक खतरनाक एहसास हुआ। ये किस प्रकार की दिव्य क्षमता है? रुद्र का दिल कांप उठा। किसी कारण से जब लड़की की आंखों में रूंज घनीभूत हो गए तो उसे एक कंपन महसूस हुआ, मानो वह किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा हो। वाह! लड़की की आंखों से एक नीली रोशनी फूट पड़ी और फिर यही रोशनी एक स्वर्गीय पर्दे की तरह रुद्र को घेरने लगी। इसके तुरंत बाद नीले बालों वाली लड़की की आंखों से एक उल्कापिंड जैसी नजर निकली। नीली रोशनी के पैटर्न खिल उठे जिससे आसपास की हवा की धाराएं अस्त व्यस्त हो गईं। रुद्र आसपास के वायु प्रवाह में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हवा का प्रवाह पीछे की ओर बहती नदी की तरह था जो लगातार बेतहाशा घूम रही थी। यहाँ तक कि रुद्र के शरीर के भीतर का डैन युआन भी प्रभावित हुआ। वह शक्ति स्वर्ग, पृथ्वी और व्यक्ति के मन को अस्तव्यस्त करने में सक्षम प्रतीत होती थी। ऐसी दिव्य क्षमता सचमुच आश्चर्यजनक थी। उनके अलावा लियू यू, फैजल और अन्य सभी गंभीर भाव धारण किए हुए थे। इस छोटी बहन की दिव्य शक्ति सचमुच अधिकाधिक प्रबल होती जा रही थी। इस आभा को महसूस करने के बाद सभी को हीनता की भावना महसूस हुई। मार्शल दाओ डोमेन। रुद्र ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपने मार्शल दाओ डोमेन को सक्रिय कर दिया। लड़की की रहस्यमय शक्ति का सामना करते हुए उसने उसे जरा भी कम नहीं आंका। भिन्न भिन्न, जैसे ही मार्शल दाओ डोमेन की शक्ति नीचे गिरती गई, शून्य में बहने वाली नीली लहरों की गति तुरंत धीमी हो गई। इसी समय नीली निगाह की गति भी धीमी हो गई। मार्शल दाओ डोमेन की शक्ति किसी व्यक्ति की शक्ति को प्रतिबंधित कर सकती है। ये दिव्य क्षमता भी संयमित थी। इस क्षेत्र के अंतर्गत स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें प्रभावित होंगी। अच्छी बात है। रुद्र ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि मार्शल दाओ डोमेन आसानी से उस रहस्यमय शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। ये किस तरह की शक्ति है? लेकिन जैसे ही रुद्र ने चुपके से राहत की सांस ली, नीले बालों वाली लड़की ने आश्चर्य से देखा। उसकी लंबी पलकें हल्की सी कांप रही थीं और उसकी मनी सी आंखें अविश्वास से भर गई थीं। उसका पिछला हमला उसकी जन्मजात दिव्य क्षमता का प्रदर्शन था। तार्किक रूप से बहुत कम लोग उस विनाशकारी शक्ति का सामना कर पाएंगे, लेकिन अब उसकी विध्वंसक शक्ति विफल हो गई थी और उसकी दिव्य आंखों से प्रकाश भी बंद हो गया था। ऐसा दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक था। वाह! जैसे ही नीले बालों वाली लड़की हैरानी से सामने देखने लगी, रुद्र का शरीर हिल गया, एक छवि सी बन गई और वह तेजी से लड़की के पास पहुंच गया। अपने बड़े हाथ के एक झटके से उसने लड़की की जैद जैसी कलाई पकड़ ली। अपनी कलाई की नाड़ी को थामे हुए नीले बालों वाली लड़की स्पष्ट रूप से शांत थी और आगे कोई कदम उठाने में असमर्थ थी। तुम! अचानक घटी घटना से नीले बालों वाली लड़की चौंक गई। जब उसने अपने सामने उस युवक की तेज सांसें और अपनी कलाई को कसकर पकड़े हुए बड़े हाथ का अजीब सा एहसास महसूस किया तो छोटी बच्ची का चेहरा लाल हो गया। पहले तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, फिर शर्मिंदगी से वह तुरंत गुस्से में आ गई। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी लड़के को इस तरह से नहीं छुआ था। अरे छोटे चोर, मुझे जल्दी से छोड़ दो! नीले बालों वाली लड़की घबराकर चिल्लाई, उसके कान शर्म से लाल हो गए। तुम्हें जाने दिया जाए ताकि तुम फिर से हमला कर सको। रुद्र के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह इस लड़की के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहा था। भिन्न भिन्न, तभी लड़की की आंखें चमक उठीं और दिव्य आकृतियां पुनः खिल उठीं। वाह! शून्य में एक नज़र रुद्र की ओर बढ़ी। घबराहट में रुद्र जल्दी से चकमा दे दिया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसने मार्शल दाओ डोमेन को सक्रिय कर दिया था, अन्यथा वह इतनी नज़दीकी हमले से बचने में असमर्थ होता। रुद्र को आसानी से उसकी दिव्य दृष्टि से बचते देख नीले बालों वाली लड़की को थोड़ी निराशा हुई। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए इस छोटे चोर से पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा। लगता है अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम ठीक से व्यवहार नहीं करोगी। रुद्र ने लड़की की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं।
नीले बालों वाली लड़की के बार बार के प्रयासों और उसके अड़ियल रवैये से रुद्र को सिरदर्द हो गया। वह लड़की उसकी बूंद की तरह ताजी थी, उसके कमर तक लंबे नीले बाल प्रेत की तरह लहरा रहे थे, जिससे वह प्रशंसा की वस्तु बन गई थी। अपनी रत्नसी नीली आंखों के साथ वह लड़की अमर देवताओं द्वारा गढ़ी गई किसी कलाकृति की तरह थी, अतुलनीय रूप से सुंदर, जिसे पाने और उसकी रक्षा करने का मन करता था। रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी सुंदरता को कैसे दंडित करे। युवा लड़की ने अपने होंठ भींच लिए, उसका चंचल व्यवहार उसे पड़ोस की लड़की जैसा बना रहा था। इसलिए भले ही ये लड़की उसे उकसाने के लिए यहाँ थी, लेकिन रुद्र को दुश्मनी का कोई निशान महसूस नहीं हुआ। आह छोटे चोर, मुझे छोड़ दे। नीले बालों वाली लड़की रुद्र द्वारा कलाई पकड़े जाने और छूटने की उसकी कई कोशिशें नाकाम होने के बाद टूटने की कगार पर थी। वह जल्दी से चिल्लाए, छोटा चोर। ये संबोधन सुनकर रुद्र को थोड़ा अन्याय महसूस हुआ। तुम ही तो दवा चुराने आए थे, तो मैं छोटा चोर कैसे हो गया? हे भगवान, इस बच्चे ने वास्तव में जूनियर बहन को मारने की हिम्मत की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसने वास्तव में जूनियर बहन को मारने की हिम्मत की। ईशान ने गुस्से से लगभग फटते हुए कहा। बाकी दो भी पागल हो रहे थे। यह उनके हृदय में स्थित देवी थी, जिसे अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए था, फिर भी उसके साथ किसी ने ऐसा व्यवहार किया। क्या यह अराजकता है? बहुत अहंकारी। फैजल की आंखें चमक उठी, उसका चेहरा भावशून्य था, वह वहीं स्तब्ध खड़ा था। इस समय उसका दिमाग एक खाली स्लेट था। मार्शल संप्रदाय में कौन इस जूनियर सिस्टर का अनादर करने का साहस करेगा? लेकिन इस रुद्र ने वास्तव में उसे पकड़ लिया और उसे मारा। ये सोचते ही सभी के मुंह से पुराना खून लगभग निकल आया। क्या मंडप मास्टर रुद्र यह जानबूझकर कर रहे हैं? वह बहुत खतरनाक है। दूर खड़ी औषधि विद्या लड़कियां भी ये दृश्य देखकर चौंक गईं। यद्यपि वे नीले बालों वाली महिला को नहीं पहचान पाए, फिर भी उन्होंने उसकी पहचान का स्पष्ट अनुमान लगा लिया। यदि यह मामला फैल गया तो संभवतः पूरा मार्शल संप्रदाय भड़क उठेगा और अनगिनत युवा प्रतिभाएं निश्चित रूप से स्वर्गीय मार्शल मंडप को ध्वस्त करने के लिए आएंगी। फिर से दवा चुराने की कोशिश करने पर यही सजा मिलेगी। नीले बालों वाली लड़की को कुछ थप्पड़ मारने के बाद रुद्र मंद मंद मुस्कुराया और आखिरकार संतुष्ट महसूस किया। अचानक थप्पड़ खाने और दूसरे पक्ष द्वारा इतनी सहजता से यह कहने पर नीले बालों वाली लड़की पागल हो गई। शर्म, क्रोध, अवसाद, सभी प्रकार की भावनाएं उसके भीतर उमड़ पड़ीं। उसकी लंबी चीख आकाश में गूंज उठी, जो दूर बैठे लोगों को भी सुनाई दे रही थी। क्या कोई सुअर काट रहा है? लड़की की तीव्र प्रतिक्रिया देखकर रुद्र ने बार बार अपनी आंखें घुमाईं। तुम सुअर हो? नीले बालों वाली लड़की गुस्से से भर गई, लगभग रो पड़ी। बदबूदार चोर, इस लड़की को छोड़ दो। उसने अपना सिर घुमाने की कोशिश की, रुद्र को घूरने लगी, उसकी आंखों में दिव्य आकृतियां उभरने लगीं। ये देखकर रुद्र ने जल्दी से लड़की को छोड़ दिया। उसने पहले भी उसकी आंखों की शक्ति का अनुभव किया था और लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा अगर लड़की चिल्लाती रही तो अनगिनत दर्शक वहां पहुंच जाएंगे। अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद नीले बालों वाली लड़की जल्दी से एक तरफ कूद गई, जो अभी अभी घटी घटना से बहुत उत्तेजित लग रही थी। उसे डर था कि रुद्र फिर से ऐसा करेगा। बदबूदार रुद्र, इस सीनियर सिस्टर ने अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं किया है। बाल ठीक करने के बाद नीले बालों वाली लड़की ने अपने होंठ भींच लिए, उसकी रत्न जैसी आंखें रुद्र को घूर रही थीं। हालांकि उसके गुस्से भरे भाव उसे जितना ज्यादा देखते उतना ही प्यारा लगता, इसलिए उसके क्रोध का स्पष्ट रूप से रुद्र पर कोई निवारक प्रभाव नहीं पड़ा। स्विश, प्रकाश की एक किरण आकाश में फैल गई और रुद्र पर पड़ी। यह आक्रमण इतना शक्तिशाली था कि मूल संरचना क्षेत्र के 9वें चरण के चरम पर मौजूद साधकों को भयभीत कर दिया। हालांकि रुद्र का मार्शल दाव डोमेन जारी किया गया था, जिससे आंख की शक्ति कमजोर हो गई थी और उसने इसे एक ही हथेली के प्रहार से चकनाचूर कर दिया। धिक्कार है छोटे चोर पर। अपनी आंखों की शक्ति बेकार होते देख नीले बालों वाली लड़की ने बहुत दुखी होकर अपने होंठ भींच लिए। उसकी दिव्य आंखें आश्चर्यजनक थीं और कुछ ही लोग उनसे मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसे राक्षस का सामना किया था। फिर वह बस रुद्र को घूरती रही। उस नज़र को देखकर लोगों को ठंड का एहसास हुआ। ये तुम्हारे लिए बस एक छोटी सी सज़ा है। अगर अगली बार तुमने मेरे स्वर्गीय मार्शल पवेलियन को भड़काने की हिम्मत की तो ये तुम्हें बस कुछ बार मारने जितना आसान नहीं होगा। ओह! लड़की की निगाहों का सामना करते हुए रुद्र को भी अचानक ठंडक महसूस हुई। फिर उसने बहुत शांति से कहा, उंगलियां उचका दीं। क्या? ईशान और अन्य लोग उसके शब्दों से लगभग पागल हो गए। क्या उसे मारना इतना आसान नहीं है? आप और क्या करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? हर कोई अपने दिल में दहाड़ रहा था। उनके चेहरे के भावों से पता चल रहा था कि वे चाहते थे कि वे रुद्र को जिंदा खा जाएं। आहा! ये सुनकर नीले बालों वाली लड़की ने अपने पैर और भी जोर से पटके। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो रही है। वह आज स्पष्टतः परेशानी पैदा करने आई थी, तो फिर ये परिणाम क्यों हुआ? ऐसा लग रहा था कि उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है और मारा भी।
उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। रुद्र को घूर रही थी, उसकी मणि जैसी आंखें लगातार घूम रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह रुद्र को खा जाना चाहती हो। ये लड़की मेरे खिलाफ कोई दुर्भावना तो नहीं रखेगी, है ना? इस लड़की को घूरते देख रुद्र थोड़ा घबरा गया। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी कुछ बड़ा काम किया है ना? क्या इतना दुखी और इतना अन्याय सहा हुआ दिखना आवश्यक है? रुद्र को लगा कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है। ये स्पष्ट था कि ये लोग दवाएं चुराने और परेशानी पैदा करने आए थे, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा था कि वह छोटा चोर था? ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से गलत पक्ष हूँ, ठीक है, रुद्र ने चुपचाप सोचा। इस समय ईशान और अन्य सभी लोग गुस्से में थे और रुद्र को घूर रहे थे। यहाँ तक कि फैजल के चेहरे पर भी उदासी थी। चलो हम सब साथ में ऊपर चलते हैं और इस बच्चे को नीचे ले आते हैं, ईशान ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। हमें संप्रदाय के गुरु को सूचित करना होगा और उनसे स्वर्गीय मार्शल मंडप के गुरु के रूप में रुद्र के पद को हटवाना होगा। बिल्कुल, उसने तो छोटी बहन को भी छेड़ने की हिम्मत की, वह बहुत दुस्साहसी है। सभी युवक क्रोधित दिख रहे थे। ऐसे व्यक्ति को अवश्य दंड मिलना चाहिए। ये देखकर रुद्र को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या मैंने सचमुच कुछ ऐसा किया है जिससे देवता और मनुष्य दोनों नाराज हो गए हैं? लेकिन उसने इसके बारे में सोचा और उसे बहुत अन्याय महसूस हुआ, क्योंकि उसने तो बस उस लड़की को सबक सिखाया था। अगर कोई और होता तो वह पहले ही उन्हें अच्छी तरह पीट चुका होता। लेकिन इस समय उस लड़की का एक भी बाल नहीं गिरा था। लगता है इस लड़की की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है, रुद्र ने मन ही मन सोचा। उसे अभी भी लड़की की पहचान का पता नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एक हल्की हवा शून्य में बही और कई आकृतियां उनकी ओर उड़ती हुई आईं। जब यह आवाज गूंजी तो रुद्र का दिल कांप उठा। तभी उसकी नजरें हट गईं और वह पास ही स्थित शून्य की ओर देखने लगी। वहां कई बुजुर्ग लोग टहल रहे थे। पहले तो वे केवल काले बिंदु थे, उनका स्वरूप अस्पष्ट था, लेकिन पलक झपकते ही वे पहाड़ की खोह में प्रकट हो गए। ईशान और अन्य लोग भी ऊपर की ओर देखकर शून्य के उस हिस्से को देखने लगे। संप्रदाय गुरु। जब उन्होंने नए लोगों को देखा तो सभी के चेहरे पर गंभीरता झलकने लगी। रुद्र ने भी नए लोगों को थोड़े संयम के साथ देखा, क्योंकि वह नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि मार्शल संप्रदाय के गुरु रेनत्यानयुवान थे। रेनत्यानयुवान के अलावा ग्रैंड एल्डर सहित कई अन्य बुजुर्ग भी थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संप्रदाय गुरु रेन ने ठंडे स्वर में पूछा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, उसका चेहरा गंभीर था और उसकी निगाहें नीचे देख रही थीं। नीले बालों वाली लड़की की आंखें चमक उठीं, उसके होंठ भींचे हुए थे। जब उसने संप्रदाय प्रमुख रेन की ओर देखा तो वह बहुत अन्याय लग रही थी। संप्रदाय गुरु को रिपोर्ट करते हुए, हम केवल स्वर्गीय मार्शल मंडप के नए गुरु से मिलने आए थे। फैजल आगे बढ़े और झुककर प्रणाम किया। क्या स्वर्गीय मार्शल मंडप के स्वामी को देखने के लिए लड़ाई की जरूरत है? संप्रदाय मास्टर रेन का स्वर थोड़ा ठंडा था जब वह बोल रहा था। एक छोटी सी गलतफहमी थी। फैजल हंसा। एक छोटी सी गलतफहमी। संप्रदाय मास्टर रेन की नज़रें ईशान और अन्य दो युवकों की ओर घूम गईं। उनकी निगाहें इतनी तेज थीं कि मानो वे लोगों के मन को जान सकती थीं, और उनकी एक नज़र से ही लोग भयभीत हो जाते थे। संप्रदाय गुरु को रिपोर्ट करते हुए, जूनियर सिस्टर को इस रुद्र ने मारा था, ईशान ने शून्य की ओर देखते हुए कहा। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें स्वयं मारा गया था, बल्कि उन्होंने जूनियर सिस्टर की ओर इशारा किया। ओह! संप्रदाय मास्टर रेन ने एक भान उठाए, एक जिज्ञासु नज़र दिखाते हुए। शिना, क्या हुआ? उसने नीले बालों वाली लड़की की ओर देखा। ये नीले बालों वाली लड़की ने अपने होंठ भींच लिए, उसकी नीलम जैसी आंखें चमक उठीं। वह सचमुच कहना चाहती थी कि उसके साथ बदसलूकी की गई है, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि उसे कहाँ मारा गया था, शर्म से उसके कान लाल हो गए और वह काफी देर तक बोल नहीं सकी। ये सुनकर संप्रदाय प्रमुख रेन के पास बैठे बुजुर्ग लोग लगभग हंस पड़े, क्योंकि वास्तव में उन्होंने पहले ही दूर से सब कुछ देख लिया था। संप्रदाय गुरु, इस रुद्र ने जूनियर बहन को मारा। संप्रदाय गुरु को पूछते देख सुनहरे वस्त्र वाला युवक थोड़ा हिचकिचाया, फिर आगे बढ़ा और झुककर बोला, संप्रदाय गुरु, रुद्र बहुत ही अहंकारी था, उसने वास्तव में जूनियर बहन को सार्वजनिक रूप से पकड़कर मारने की हिम्मत की, मारा। अपने वाक्य के अंत में वह रुक गए तथा उन्हें अपनी बात कहने में भी कठिनाई हो रही थी। लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि रुद्र को सजा मिले, उसके पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनकर नीले बालों वाली लड़की का चेहरा और भी लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। क्या ये सच है? संप्रदाय गुरु रेन ने गंभीर भाव से पूछा। ये बात बिल्कुल सच है, अन्य दो युवकों ने तुरंत कहा। इस रुद्र का आचरण अनुचित है, इसे स्वर्गीय मार्शल मंडप के स्वामी के पद से हटा दिया जाना चाहिए। ये दोनों इस अवसर का उपयोग रुद्र के अपराध को पुख्ता करने के लिए करना चाहते थे, ताकि वे उसे निशाना बना सकें।